अध्याय 161 यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो हार जाएंगे। इसके तुरंत बाद कभी शांत और स्थिर रहने वाला तालाब अचानक उबलते पानी की तरह हिंसक रूप से मथने लगा। पुकारना। नौ पाताल लोक यिनशा की एक घनी अभेद्य आभा, एक शीतल और संक्षारक गंध लिए हुए बर्फीले कुंड की तलहटी से बिना किसी चेतावनी के एक काले अजगर की तरह दहाड़ती हुई निकली। धरती की नस में उभार। ओयांग फैंग के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा बहुत प्रबल है। जैसे ही यह प्रकट हुआ, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत प्रदूषित हो गई, चिपचिपी और ठंडी हो गई। रसायन विद्या के लिए वह जिस बैंगनी रंग की तीव्र अग्नि का उपयोग करता था, वह वास्तव में इस यिन ऊर्जा के प्रभाव से एक सरसराहट की आवाज उत्पन्न करने लगी और लौ तुरंत आधी मंद हो गई। धिक्कार है, उन्हें दबाओ। बिना एक पल भी सोचे ओयांग फैंग ने अपनी नवजात आत्मा को तेजी से सक्रिय किया और यिन ऊर्जा को अलग करने के प्रयास में अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति को एक प्रकाश अवरोध में बदल दिया। तथापि ये तो एक शुरुआत है। गुप्त कक्ष के अंदर लिंग तियान ने ओयांग फैंग की घबराहट भरी स्थिति को भांप लिया और उसके हाथ में मौजूद आत्मा क्रिस्टल बॉल एक बार फिर प्रकाश से चमक उठी। केवल बुरी आत्माओं का होना ही काफी नहीं है, हमें इसमें कुछ मस्ती भी जोड़नी होगी। उसने कोल्ड पूल हॉल के गुंबद पर स्थित 10,000 भूतों को मोहित करने वाली सरनी को सक्रिय कर दिया। मूल रूप से कब्र लुटेरों को रोकने के लिए एक मायावी संरचना के रूप में बनाई गई यह संरचना अब ओयांग फैंग का ध्यान भटकाने का एक आदर्श उपकरण बन गई है। वाह! ओयांग फैंग की चेतना के सागर में अचानक शोकपूर्ण विलाप और चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी, जिसमें आत्मा को भेदने वाली उच्च आवृत्ति वाली चीखें भी शामिल थीं। आग को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे ओयांग फैंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी चेतना अनगिनत लोहे की सुइयों से भेदी जा रही हो। तीव्र दर्द के कारण वे लगभग अपनी जादुई शक्तियों पर नियंत्रण खो बैठे थे। एक मायावी तंत्र, इसे कौन नियंत्रित कर रहा है? ओयांग फैंग सदमे और गुस्से से भर गया था। ले लाइन में हुई गड़बड़ी को एक दुर्घटना माना जा सकता है, लेकिन इस मायावी सरणी का सक्रिय होना इतना सटीक समय पर हुआ कि यह संभव नहीं था। उस क्षण की विचलित अवस्था में लिंग तियान ने एक बार फिर अपनी चाल चली। उसने सीधे हॉल के शीर्ष पर स्थित ड्रैगन दमनकारी पत्थर को नियंत्रित किया, जो मकबरे को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशाल पत्थर था, और प्रतिबंध को हटा दिया। गिरना। बूम। चक्की के पत्थर के आकार का एक बड़ा पत्थर सीटी की आवाज के साथ एकदम सटीक रूप से हवा में लटके हुए खून जैसे लाल रंग के जेड पत्थर के कड़ाहे में जा गिरा। अच्छा नहीं है। ओयांग फैंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह हस्तक्षेप करना चाहता था, लेकिन उसकी दैवीय चेतना मायावी संरचना से बाधित हो गई और उसकी आध्यात्मिक शक्ति यिनशा द्वारा नियंत्रित हो गई, जिससे वह एक सेकंड के अंश जितना धीमा हो गया। टकराना। हालांकि उन्होंने अंतिम क्षण में अपनी सुरक्षात्मक आभा से उस चट्टान को मोड़ दिया। हालांकि चट्टान के कारण उत्पन्न होने वाली हिंसक वायुधाराओं और कंपन ने अभी भी नाजुक जेड के बर्तन को प्रभावित किया। स्नैप। जेड पत्थर के तिपाई से एक कुरकुरी आवाज निकली और उसकी सतह पर एक दरार दिखाई दी। ब्लड बीड, जो पहले से ही निर्माण के एक नाजुक चरण में था और बेहद अस्थिर था, इस बाहरी बल के झटके के कारण पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। बूम। एक धीमी सी धमक। जेड पत्थर के बर्तन के अंदर मौजूद औषधीय तरल पदार्थ पल भर में फट गया। बड़ी मेहनत से बनाई गई खून निकालने वाली वह छोटी सी मनका दुर्गंधयुक्त काली राख में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। दिन भर की सारी मेहनत, खून की यह अनमोल बूंद और वे 9 दुर्लभ और कीमती यांग टॉनिक जड़ी बूटियां पल भर में नष्ट हो गईं। फुफ। ओयांग फैंग को अपनी दैवीय चेतना और आध्यात्मिक शक्ति दोनों के दोहरे प्रभाव का सामना करना पड़ा और उसने मुंह भरकर खून उगला, जिससे उसके सफेद वस्त्र खून से लाल हो गए। वह राख के उस ढेर को घूर रहा था जो धीरे धीरे गायब हो रहा था, और वह पागल हो रहा था। कौन मेरे खिलाफ कौन साजिश रच रहा है? ओयांग फैंग ने उन्मादपूर्ण दहाड़ लगाई और बिना किसी संकोच के मध्य चरण के नवजात आत्मा साधक के भयानक दबाव को उजागर करते हुए आसपास की यिन ऊर्जा को बलपूर्वक बिखेर दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह पागलों जैसा दिख रहा था। उसने अपना जादुई हथियार 9 ड्रैगन अग्नि आवरण निकाला और अंधाधुंध तरीके से खाली अंधेरे पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन गुप्त कमरे में लिंग तियान ने जल दर्पण में उस पागल नवजात आत्मा विशेषज्ञ को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तुम इसे भी संभाल नहीं सकते? जल्दी मत करो, ये तो बस एक छोटा सा उपहार है। उसने आत्मा के क्रिस्टल बॉल पर फिर से अपनी उंगली से टैप किया, जिससे भूल भुलैया में फंसाने और मारने वाली सरनी सक्रिय हो गई जो उसे हॉल की गहराई में ले जाती थी। हे, अब चलिए कुछ और भी रोमांचक खेलते हैं। कोल्ड पूल हॉल। बूम। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना। ओयांग फैंग का जन्मजात जादुई हथियार फ्रॉस्ट स्वॉर्ड कई मीटर लंबी एक भयानक तलवार के इंद्रधनुष में बदल गया, जिससे रूह कंपा देने वाली ठंडी आभा निकल रही थी, और उसने अपने सामने की उस पत्थर की दीवार पर जोरदार प्रहार किया जो जहरीली आग उगल रही थी। लोहे के समान कठोर बेसल्ट पत्थर को मध्यचरण के नवजात आत्मा साधक की भयानक आध्यात्मिक शक्ति से युक्त तलवार के प्रहार से टोफू की तरह साफ सुथरा काट दिया गया। कटाव दर्पण की तरह चिकना था और अत्यधिक ठंड के कारण उस पर सफेद पाले की एक परत भी जम गई थी। खोलो इसे। एक जोरदार दहाड़ के साथ ओयांग फैंग ने एक तलवार की किरण छोड़ी जो पूरे क्षेत्र में फैल गई और उसके रास्ते में बाधा डालने वाले मायावी सरनी आधार के साथ साथ कई मोटे पत्थर के स्तंभों को चकनाचूर कर दिया। इस समय उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में क्रूरतापूर्ण हत्या का इरादा झलक रहा था। उस सज्जन और सभ्य रईस की छवि बहुत पहले ही मिट चुकी है। उसकी जगह एक निर्दयी राक्षस ने ले ली है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता है। आखिरकार तुम्हें तुम्हारा मुकाबला मिल ही गया। हा हा हा। शांगगुआन वान एर के समयोचित उपहास ने पहले से ही पागल हो चुके ओयांग फैंग को और भी ज्यादा पागल कर दिया। लेकिन वह शांगगुआन वानर को नहीं मार सका।
वे केवल लक्ष्यहीनता से अपनी तलवारें लहराते हुए आगे बढ़ते रहे, मानो इससे मकबरे के पीछे के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन सच कहें तो यह अंधाधुंध हमला वास्तव में कुछ हद तक आकस्मिक रूप से ही उसके साथ हुआ। गुप्त कमरे के अंदर पानी के दर्पण में उस आदमी को देखकर जो बुलडोजर की तरह सब कुछ हटा रहा था, लिंग तियान ने अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछने से खुद को नहीं रोका। क्या ये नेसेंट सोल का दौर है? ये तो बेहद चौंकाने वाला है। उसने अपने हाथ में मौजूद आध्यात्मिक क्रिस्टल बॉल में प्रतिबिंबित सरनी को हुए नुकसान पर एक नजर डाली और आह भरे बिना नहीं रह सका। ये बहुत दुख की बात है। ये प्राचीन मकबरा अनगिनत वर्षों के समय के कारण क्षीण हो गया है और सौर मंडल की शक्ति शायद पहले की आधी भी नहीं रह गई है। अन्यथा एक नवजात आत्मा साधक द्वारा स्थापित सरनी इस समृद्ध पृथ्वीशिरा आध्यात्मिक ऊर्जा के संयोजन से मध्य चरण के नवजात आत्मा साधक की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ को भी घुटने टेककर निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी। वर्तमान प्राचीन मकबरे की संरचना गोल्डन कोर कल्टीवेटर को फंसाने के लिए काफी है, लेकिन पागल हो चुके मध्य चरण के नेसेंट सोल कल्टीवेटर को वास्तव में फंसाना और मारना काफी मुश्किल होगा। हालांकि चूंकि तुम एक बुलडोजर हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक राजमार्ग बना दूंगा। लिंग तियान के होंठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। सीधे मुके से इसे रोकना असंभव है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे एक गहरे और अधिक जटिल गड्ढे में ले जाया जाए। उसकी उंगलियां आत्मा के क्रिस्टल बॉल पर तेजी से चलने लगीं। बस प्राचीन मकबरे के भीतर गहराई में एक बंद भूल भुलैया की ओर जाने वाला मार्ग अचानक और चुपचाप अपनी पहले से ही कड़ाई से सील की गई रक्षात्मक व्यवस्था को बंद कर देता है। उसी समय लिंग तियान ने मार्ग के भीतर गहराई में स्थित एक ध्वनि प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया। उसने अपना गला साफ किया, जानबूझकर अपनी आवाज को धीमा करते हुए एक बूढ़े, कर्कश लेकिन कुछ हद तक उपहासपूर्ण लहजे की नकल की। युवक, क्या तुम भाग्य को चुनौती देने का मौका चाहते हो? हिम्मत है तो आओ और ले लो। अगर देर हुई तो मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन खाली गलियारे में गूंज उठी। अफसर। ओयांग फैंग की हरकतें अचानक रुक गईं और फिर उसने हत्या के इरादे से भरी एक ठंडी हंसी हंसी। योजना बना रहे हो? वह किसी भी प्रकार के भाग्य या संयोग में विश्वास नहीं करता था। उनके विचार में यह अंधेरे में छिपे एक खलनायक की चाल के अलावा और कुछ नहीं था, जो उन्हें बहला फुसलाकर दूर ले जाने या जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहा था। मगर इससे क्या? वह बेहद गुस्से में है और उसे अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं मिल रही। उसकी रसायन विद्या बाधित हो गई और उसका मन विचलित हो गया। अगर उसने इस कायत चूहे को घसीटकर टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया, तो उसके आध्यात्मिक हृदय को शांति नहीं मिलेगी। वहां है ना? ओयांग फैंग की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई और उसने तुरंत उस दिशा की ओर ध्यान केंद्रित कर लिया जहां से आवाज आई थी। बहुत खूब, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। चाहे तुम इंसान हो या भूत, आज तुम सब मरने वाले हो। अध्याय 162 अपहरण। ओयांग फैंग ने ठंडी सांस ली और उसका शरीर नीले प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। उसने अपने सामने फैली तबाही को त्याग दिया, फ्रॉस्ट स्वॉर्ड को उठाया और एक भयावह आभा बिखेरी। वे खुले रास्ते पर तेजी से उस दिशा की ओर बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि अपनी गति और ताकत के दम पर वह किसी भी जाल को तोड़ सकता है। और जब तक हम सभी उपद्रवियों को खत्म नहीं कर देते, तब तक और कुछ मायने नहीं रखता। वे जाल में फंस गए हैं। अगर आप अधीर हो जाते हैं, तो आप पहले ही हार चुके होते हैं। मुझे अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है। आखिरकार मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो सकता है। गुप्त कक्ष के अंदर लिंग तियान ने उस हत्यारे आकृति को भूल भुलैया में तेजी से जाते हुए देखा और अपनी उंगलियां चटकाईं। जिस क्षण ओयांग फैंग उस भूल भुलैया क्षेत्र में घुस गया, शुल्क, लिंग तियान ने उंगली से इशारा किया। बूम! भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर स्थित ड्रैगन स्लेइंग स्टोन नीचे गिर गया, जिससे ओयांग फैंग के भागने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। उसी समय भूल भुलैया के अंदर स्थित आत्मा फंसाने वाली भूल भुलैया पूरी तरह से सक्रिय हो गई और अनगिनत दीवारें, वास्तविक और मायावी दोनों, बेतहाशा हिलने लगी, जिससे ओयांग फैंग अंदर फंस गया। लिंग तियान का अनुमान था कि यह संरचना उसे ज्यादा से ज्यादा आधी अगरबत्ती के समय तक ही फंसा सकती है, लेकिन इतना काफी था। अब बिना किसी झिझक के लिंग तियान ने अपनी भंडारण अंगूठी से हल्के नीले रंग की रोशनी उत्सर्जित करने वाले 2 ताबीज निकाले और उन्हें सीधे अपने पैरों पर चिपका लिया। ये 2 उच्च श्रेणी के फुर्तीलेपन के ताबीज थे। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन लेवल और सिस्टम स्पीड बोनस 6, साथ ही ये 2 टॉप ग्रेड स्विफ्टनेस टेलिस्मैन। वूश! चांदी जैसी रोशनी की एक चमक के साथ उसकी आकृति गुप्त कक्ष से हवा में गायब हो गई। इसमें स्पिरिट क्रिस्टल स्फीयर के केंद्रीय नियंत्रण द्वारा प्रदत्त पूर्ण मानचित्र दृश्य और सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं। लिंग तियान प्राचीन मकबरे में लगभग पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। सभी जाल और तंत्र स्वतः ही उससे बच निकले और सभी पत्थर के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। वह किसी भूत की तरह था, आश्चर्यजनक गति से जटिल गलियारों से होते हुए सीधे कोल्ड पूल हॉल की ओर बढ़ रहा था। कुछ दर्जन सांसों के बाद कोल्ड पूल हॉल, वह स्थान सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में फैली खून की गंध ही उस क्रूरता की कहानी बयां कर रही थी जो वहां घटी थी। पुकारना! हवा का एक झोंका आया और लिंग तियान अचानक बर्फीले तालाब के किनारे पर रुक गया। इसकी तीव्र गति के कारण इससे उत्पन्न तेज हवा ने जमीन पर पड़ी बजरी को भी उड़ा दिया। उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिला। उसकी निगाहें तुरंत उस आकृति पर टिक गईं जो अभी भी उल्टी लटकी हुई थी और बर्फीले तालाब के ऊपर बनी हुई थी। शांगगुआन वानर। इस समय वह एक बेहद अजीब स्थिति में थी। इस समय उसके फटे पुराने कपड़ों के नीचे उसकी कभी सफेद रही त्वचा के बड़े बड़े धब्बे जीवन शक्ति के नुकसान के कारण अस्वस्थ भूरे सफेद रंग में बदल गए थे।
मेरे बाएं सीने पर दिल के पास लगे घाव से खून बहना बंद हो गया है। हालांकि लाल और सफेद रंग के बीच का तीव्र विरोधाभास इसे अभी भी बहुत आकर्षक बनाता है। हालांकि उल्टा लटकाए जाने के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थीं, फिर भी वह लिंग तियान को ध्यान से देखती रही और उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में सदमा, भ्रम और सहज सतर्कता का हल्का सा भाव था। हालांकि उसने कभी सीधे लिंग तियान की ओर नहीं देखा था, फिर भी उसके पास यह न जानने का कोई कारण नहीं था कि वह गाइड का साथी था। क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी इतना सुंदर रक्षक नहीं देखा? लिंग तियान उसकी निगाहों से असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने दांत दिखाए ताकि उसे डरा सके। लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि यह महिला नवजात आत्मा के चरम चरण पर थी। भले ही किसी बाघ के दांत निकाल दिए गए हों, फिर भी वह बाघ ही रहेगा। विशेषकर उसकी भौहों के बीच स्थित वह गहरे काले रंग की सुई, जो यांग फैंग द्वारा लगाई गई एक पाबंदी है, वर्तमान में उसे नियंत्रित करने का एकमात्र साधन है। असुविधा के लिए हमें खेद है। लिंग तियान ने गहरी सांस ली और सुई को नहीं छुआ। उन्हें अच्छी तरह पता था कि सुई निकालने के बाद अगर यह महिला तुरंत अपनी चलने फिरने की क्षमता वापस पा लेती है, तो सबसे पहले वह शायद उस आदमी को चुप करा देगी जिसने वह देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी रिहा नहीं करने वाला, तुम मेरे लिए सबसे अच्छी बीमा और सौदेबाजी का जरिया हो। इससे ओयांग फैंग और भी ज्यादा चिंतित हो जाएगा, एक तीर से 3 निशाने लग जाएंगे। लिंग तियान ने अपनी कलाई घुमाई। एक विचार के साथ ही उसके हाथ में एक बांस की छड़ी प्रकट हुई, जो पूरी तरह से पन्ना हरे रंग की थी और जिसकी सतह पर हल्की बिजली की धारियां बनी हुई थीं। कुत्ते को पीटने वाली छड़ी। ये छड़ी कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह मूल रूप से एक रक्षात्मक कलाकृति थी और बिजली से प्रज्वलित होने के बाद यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी। तोड़ना। लिंग तियान ने धीमी सी चीख निकाली, कुत्ते को पीटने वाली छड़ी घुमाई और उसे उस आध्यात्मिक ऊर्जा श्रृंखला पर जोर से मारा जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रही थी। स्मैक। एक तीखी आवाज के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की जंजीरें पल भर में टूट गईं। दूसरे शब्दों में कहें तो ओयांग फैंग के चले जाने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा श्रृंखलाओं को बनाए रखने वाला कोई नहीं बचा था। अन्यथा लिंग तियान की साधना के स्तर के साथ नवजात आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति श्रृंखला को कोई भी तोड़ नहीं सकता था। पुकारना। सहारे के बिना शांगगुआन वान एर का शरीर सीधे नीचे गिर गया। लिंग तियान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया। इसे छूने पर ठंडक महसूस होती है और यह बहुत नर्म है, पंख जितना हल्का है, फिर भी कई पाउंड के गर्म पानी के गुब्बारे जितना भारी है। लिंग तियान ने उस वस्त्र के स्पर्श पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने अपना हाथ पलटा और अपनी भंडार पेटी से एक दाववादी वस्त्र निकाला जिसे उसने बदल लिया था और अभी तक धोया नहीं था। चाहे उसे यह पसंद हो या न हो, उन्होंने इसे सीधे उस पर थोप दिया। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलीं। अपने इतने करीब उस युवा चेहरे को देखकर शांगगुआन वान एर की आंखों में एक जटिल भावना झलक उठी। और लिंग तियान, महिलाओं के प्रति दया या कोमलता दिखाने का उनका कोई इरादा नहीं था, न ही वे उनकी सुंदरता से अंधे हुए थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नेसेंट सोल के स्टेज पर एक सुंदर, अगर इसे बेफिक्र होकर घूमने की आजादी होती तो यह चलता फिरता परमाणु बम होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमरता प्राप्त कर लेने के कारण लिंग तियान को स्वयं विश्वास नहीं था कि उसे गठिया हो जाएगा। हालांकि लिंग तियान के मन में कई विचार थे, फिर भी उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। शांगगुआन वान एर के कुछ प्रतिक्रिया देने और बोलने से पहले ही उसने ली दाओक्सुआन द्वारा दिया गया एक उच्च स्तरीय स्पिरिट सीलिंग टेलिस्मान निकाला। उसने सटीक निशाने के साथ बिना किसी झिझक के शांगगुआन वान एर की पीठ के निचले हिस्से पर थप्पड़ मारा। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी ठंड है। लिंग तियान ने मन ही मन चुपचाप टिप्पणी की और फिर बहुत ही धार्मिक तरीके से उसने चमकदार सफेद रंग के विशाल हिस्से को बेहतर ढंग से ढकने के लिए उसके ताओवादी वस्त्र को थोड़ा और ऊपर खींच लिया। गलत मत समझो, मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम्हें ठंड न लग जाए। भले ही तुम नवजात आत्मा के साधक हो, लेकिन अभी तुम घायल हो। हम अपहरणकर्ताओं में भी इंसानियत की भावना होती है। वानकई को रखने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उच्च श्रेणी के आत्मा प्राणी के थैले को कुशलतापूर्वक खोलते हुए वह खुद से बुदबुदा रहा था। शांगगुआन वान एर की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो वह इस बात से हैरान थी कि यह व्यक्ति न केवल निर्दयी है बल्कि उसकी जुबान भी इतनी चुगली करने वाली है। और वो तो खुद को आत्मा राक्षस की थैली में भी डालना चाहता है। क्रोधित होकर वह पूरी तरह से भूल गई कि उसे बोलने की अनुमति है। मुझे घूरना बंद करो, मैं बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थैला हवादार है और इसमें वानकाई द्वारा छोड़ी गई आधी हड्डी होनी चाहिए। अभी के लिए तुम इसी से काम चला लो। लिंग तियान ने कुछ बुदबुदाया, फिर हाथ के इशारे से उसने सीधे शांगगुआन वान एर को अपनी ओर खींच लिया, जो हिलने डुलने में असमर्थ थी और जिसकी आंखों में पहले से ही हत्या का इरादा भरा हुआ था। हो गया। उस व्यक्ति को सफलतापूर्वक बचा लेने के बाद लिंग तियान तुरंत पीछे नहीं हटा। एक योग्य नैतिकतावादी के रूप में गुजरती हुई हंस के पंख नोचने में सक्षम होना एक बुनियादी गुण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संरचना कुछ समय तक टिक सके, अन्यथा वह इतनी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता। अंतरिक्ष आधारित ताबीज बनाने वाले कमरे के अंदर उनका एक प्रसिद्ध कथन था, लापरवाह मत बनो, मेरे 6 दिव्य उपकरणों और सुलेख अभ्यास पुस्तक की प्रतीक्षा करो। उसकी निगाहें रडा की तरह पूरे हॉल में घूमती रहीं। अध्याय 163। क्या आप किसी को बचाना चाहते हैं? कृपया, दादाजी। नौकरानी का शव अभी भी कोने में पड़ा था। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई दीपक बुझ गया हो, लेकिन इस संग्रहणीय अंगूठी को रखना व्यर्थ है।
एक बार जब मैं ये समस्या हल कर लूंगा तो मैं वापस आकर आपके अंतिम संस्कार में मदद करूंगा। इसे ही भुगतान समझ लीजिए। लिंग तियान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, लेकिन उसके हाथ जरा भी नहीं हिचकिचाए और उसने सीधे स्टोरेज रिंग उतार दी। प्राप्त करें। टूटे हुए जेड पत्थर के कड़ाहे के टुकड़े में अभी भी बहुमूल्य रक्तसार और औषधीय अवशेष मौजूद थे। ये बढ़िया चीज है, इसे वापस ले जाओ मछलियों को खिलाने के लिए। खांसी गोलियों को परिष्कृत करने के लिए। प्राप्त करें। अचानक लिंग तियान की आंखें चमक उठीं। उसे जमीन पर एक जेड का पेंडेंट मिला जिस पर उसकी नजर काफी समय से थी और जिसे वह वास्तव में पाना चाहता था। यह संभव है कि ओयांग फैंग ने गुस्से में आकर गलती से इसे जमीन पर गिरा दिया हो। ये वही जेड का पेंडेंट है जिसने बर्फ में एक विशाल राक्षस से लड़ाई लड़ी और अपनी अद्भुत रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ये तो बहुत मुश्किल है। हमें तो जैसे दौलत मिल गई। हमें इसे हासिल करना ही होगा। अंततः उसकी नज़र ठंडे पूल के किनारे रखे एक साधारण से दिखने वाले कुशन पर पड़ी। वह वही जगह थी जहां ओयांग फैंग गोलियां बनाते समय बैठा करता था। ये कुशन, इसकी कीमत तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका कपड़ा देखकर लगता है मानो इसे स्वर्गीय रेशम से बुना गया हो। इसे खोलकर कुछ जोड़ी इंसोल बनाना अच्छा रहेगा। प्राप्त करें। कुछ ही सांसों में पूरे हॉल में अचल पत्थरों और पानी के कुंड को छोड़कर हर वो चीज जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा सा भी अंश था, यहां तक कि एक सुई या धागा भी, लिंग तियान के भंडारण वलय में समाहित हो गया। ये तो टिड्डियों के गुजरने के समय से भी ज्यादा साफ है। आखिरकार लिंग तियान खाली ठंडे तालाब के किनारे खड़ा था, उस जगह को देख रहा था जहां वान एर को उल्टा लटकाया गया था। उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल रही थी। उसने इस बारे में सोचा और फिर भी उसे लगा कि यह उसके गुस्से को निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था। अपनी उंगलियों में आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह महसूस करते हुए उन्होंने सबसे प्रमुख बर्फ की दीवार पर बड़े अक्षरों की एक पंक्ति को प्रवाहमय सुरुचिपूर्ण शैली में उकेरा। किसी को बचाना चाहते हो? दादाजी से विनती करो। इसे लिखने के बाद भी उसे लगा कि यह पर्याप्त रूप से अभिव्यंजक नहीं है, इसलिए उसने इसके बगल में एक बड़ी मध्यमा उंगली का इशारा बनाया, वही इमोजी जो उसके साथी शहरवासी ने बनाया था। उन्होंने तो इस भाव के नीचे एक छोटा सा नोट भी जोड़ दिया, ये प्रोत्साहन है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। बूम! तभी दूर स्थित भूल भुलैया की दिशा से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। इसके तुरंत बाद क्रोध और हत्या के इरादे से भरी एक दहाड़ सुनाई दी। तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? ओयांग फैंग ने डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। चल दर। लिंग तियान पीछे हट गया, अब और देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था और उसने अपने हाथ में मौजूद यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन ताबीज को कुचल दिया। बस चांदी जैसी रोशनी की एक चमक दिखी और वह आकृति गायब हो गई। लगभग 20 या 30 सांसों के बाद नीले रंग की तलवार जैसी रोशनी की एक लकीर कोल्ड पूल हॉल में ऐसे प्रवेश कर गई जैसे कोई टूटता तारा चंद्रमा का पीछा कर रहा हो। ओयांग फैंग एक भयावह आभा बिखेरते हुए बर्फीले कुंड के किनारे पर उतरा। उसकी हत्या करने की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तथापि उसका स्वागत एक खाली हॉल, फर्श पर फैली गंदगी और बर्फ की दीवार पर लिखे बेहद तीखे और अपमानजनक शब्दों की एक पंक्ति ने किया। ओयांग फैंग ने उन शब्दों को देखा, फिर खाली ठंडे तालाब को देखा और पूरी तरह से पागल हो गया। तुरंत उसके सीने से एक अभूतपूर्व क्रोध फूट पड़ा, जो मानो पूरे आकाश को भस्म करने में सक्षम था। फुफ! क्रोध से व्याकुल होकर उसने एक बार फिर मुंह भरकर खून उगला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। ओयांग फैंग की आंखें खून से लाल थीं और उसकी आवाज नरक की सबसे गहरी खाई से निकले किसी राक्षस जैसी लग रही थी। स्वर्ग के उच्चतम स्तर से लेकर नरक के सबसे गहरे स्तर तक। मैं, ये युवा स्वामी, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी आत्मा को ही नष्ट कर दूंगा। ... टकराना। लिंग तियान पत्थर के बने सिमंस गद्दे पर मजबूती से उतरा और उसने बड़े गर्व से उसे 2 बार उछाला भी। वाह, क्या ये वही मशहूर रिटर्न स्क्रॉल है? मेरे देशवासी सही थे, यह अनुभव रोलर कोस्टर की सवारी से भी ज्यादा रोमांचकारी है। एक पल भी रुके बिना वह मछली की तरह उछल पड़ा और हवा के झोंके की तरह गुप्त कमरे से बाहर निकल भागा। ये प्राचीन मकबरे का सबसे सुरक्षित क्षेत्र है और प्राचीन मकबरों के राजा के रूप में यह उसका पूर्ण अधिकार क्षेत्र भी है। दिशासूचक का अनुसरण करते हुए उसने कुशलतापूर्वक एक अत्यंत गुप्त मार्ग पर मोड़ लिया, जिसके अंत में एक कोठरी थी जिसका उपयोग मूल रूप से उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों को कैद करने के लिए किया जाता था। ये बात है। लिंग तियान ने भारी पत्थर का दरवाजा धक्का देकर खोला और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। छप छप। शांगगुआन वान एर आत्मा राक्षस की थैली से गिर पड़ी। हालांकि उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी मुद्रा बिल्कुल भी सुशोभनीय नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी उसी स्थिति में थी जिस स्थिति में ओयांग फैंग उसे सुइयों से चुभो रहा था। हालात बुनियादी हैं, कृपया इन्हीं में काम चलाएं। इस समय हालांकि शांगगुआन वान एर अपने शरीर को हिला नहीं सकती थी, लेकिन उसे याद आ रहा था कि वह बोल सकती है। आप। शांगगुआन वान एर ने लिंग तियान को ध्यान से देखा। उल्टा लटकाए जाने के कारण उसकी आंखें लाल थीं, फिर भी वे स्पष्ट थीं, जिनमें सदमा, भ्रम और सहज सतर्कता का हल्का सा भाव झलक रहा था। अगर नजरें जान ले सकती तो लिंग तियान को अब तक 3000 बार यातना देकर मार डाला गया होता। क्या देख रहे हो? मेरा इरादा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है। लिंग तियान ने एक पत्थर की कुर्सी खींची, बैठ गया, अपने पैर मोड़ लिए और यहां तक कि अपने भंडारण वलय से मुट्ठी भर तरबूज के बीज निकाले और शांत स्वर में बोलते हुए उन्हें फोड़ने लगा। ये किसी पुराने दोस्त से बात करने जैसा है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। अगर मैंने वह वार न किया होता तो वह आदमी तुम्हारा सारा खून चूस लेता और तुम देर सवेर एक सूखे हुए शव में बदल जाते। आप कौन हैं? शांगगुआन वान एर ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की।
अपनी इस विकट परिस्थिति के बावजूद एक प्रतिष्ठित परिवार की वैध पुत्री होने का उसका गौरव बरकरार रहा। मैं कौन हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं आपका लेनदार हूं। लिंग तियान ने कंधे उचकाए और लापरवाही से सूरजमुखी के छिलकों को जमीन पर फेंक दिया। मैंने तुम्हारी जान बचाई है और हमें इस बात का हिसाब चुकता करना होगा। बेशक मैं शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगी, मुझे नकद ही ठीक लगेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शांगगुआन वान एर चौंक गई, उसकी आंखों में झुंझलाहट की एक झलक दिखाई दी। क्या ये व्यक्ति पैसों के प्रति जुनूनी हो गया है? मेरी मुहर हटा दो। वह शब्दों को व्यर्थ नहीं करना चाहती थी और सीधे मुद्दे पर आई। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो वह दरिंदा ओयांग फैंग मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। खोलूं। लिंग तियान को लगा जैसे उसने कोई मजाक सुना हो और वह झुककर अपनी बाहों के बीच स्थित आत्मा स्थिरीकरण सुई को देखने लगी। बड़ी बहन, आप नवजात आत्मा अवस्था के शिखर पर हैं। मैं एक मामूली खांसी एक छोटा मोटा बदमाश साधक तुम्हें खोल दूं। मेरी क्षमता हो या न हो, अगर तुम दया का बदला दुश्मनी से चुकाओ और मुझे मार डालो तो क्या होगा? मैं एक डरपोक व्यक्ति हूं और मुझे जुआ खेलना पसंद नहीं है। मैं सर्वोच्च अधिकारी के सम्मान की शपथ लेता हूं। क्या प्रतिष्ठा मूल्यवान है? लिंग तियान ने तिरस्कार भरे चेहरे से उसे टोकते हुए कहा, उस पोते ने पूरे रास्ते तुम्हारी इतनी रक्षा की और फिर क्या हुआ? इस दुनिया में प्रतिज्ञाएं मेरे हाथ में मौजूद आग जलाने वाले लोहे के डंडे से भी कम भरोसेमंद होती हैं। शांगगुआन वानर अवाक था। उसने अपने सामने खड़े जिद्दी आदमी को देखा और उसे गुस्सा और बेबसी दोनों महसूस हो रही थी। लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि उसकी बात में दम है। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए अब उसकी विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आप वास्तव में क्या चाहते हैं? वान एर ने अपने दांत भींचे, उसकी आवाज में शर्मिंदगी झलक रही थी। ये बहुत सरल है। लिंग तियान खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और बोला, तुम यहीं चुपचाप रहो। मैं जाकर उस व्यक्ति से निपटता हूं जिसने ये समस्या खड़ी की है। अगर मैं इसे हल नहीं कर सका तो मैं तुम्हें खोलने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा ताकि तुम इसे खुद हल कर सको। क्या ये काफी उदारता नहीं है? उसकी मौत के बाद हम फिरौती के बारे में बात करेंगे। क्या तुम ओयांग फैंग से निपटोगे? शांगगुआन वान एर की आंखों में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। तुम? वह एक मध्य चरण का नवजात आत्मा साधक है और उसके पास 9 ड्रैगन्स फायर का वह है। हालांकि तुमने उसे धोखा दिया, लेकिन उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या हुआ अगर आप आत्मा के विकास के मध्य चरण में हैं? लिंग तियान मुस्कुराया और आसपास की दीवारों की ओर इशारा करते हुए बोला, यहाँ ड्रैगन को कुंडली मारकर बैठना पड़ता है और बाघों को लेटना पड़ता है। क्योंकि मैं यहाँ का मालिक हूँ। मकान मालिक? शांगगुआन वानर अचंभित रह गया। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? यह अच्छी बात है। लिंग तियान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और जाने के लिए मुड़ गया। वगैरह। शांगगुआन वान एर चिंतित हो गई, क्या तुम सच में मुझे नहीं खोलोगे? अगर वो मुझे ढूंढने आ जाए तो? अभी मुझ में विरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे दोबारा गिरफ्तार कर लूं? चिंता मत करो, उसे यह जगह नहीं मिलेगी। लिंग तियान ने बिना सिर घुमाए हाथ हिलाते हुए कहा, इसके अलावा आपको ज्यादा शोर मचाने और मेरे प्रदर्शन को प्रभावित करने से रोकने के लिए। उसने पीले रंग का एक कागज उछाला और उसे ठीक शांगगुआन वान एर के मुंह पर चिपका दिया। आवाज बंद करना। उफ, अरे कमीने, वापस आओ यहाँ। शांगगुआन वान एर इतनी क्रोधित थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं सैकड़ों वर्षों से जी रहा हूं और मैंने जितने भी कष्ट झेले हैं वे इन कुछ घंटों के मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। अध्याय 164 एक निर्णायक युद्ध। अभी समय नहीं आया है। लिंग तियान ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया और एक और अलगाव संरचना को सक्रिय कर दिया। हो गया। उसने ताली बजाई और एक और यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन ताबीज को कुचल दिया। बस चांदी की रोशनी की एक चमक। अगले ही पल वह अपने उस परिचित लिविंग रूम में वापस आ गया जहां एक बड़ा टीवी और सिमंस का गद्दा रखा था। देखते हैं अब उस बदकिस्मत आदमी का क्या हाल है। जैसे ही जल दर्पण तकनीक ने प्रकाशमान किया, इस दृश्य में ओयांग फैंग की अस्त व्यस्त आकृति दिखाई देती है। इस समय वह प्राचीन मकबरे के भूल भुलैया जैसे गलियारे में पागल हो रहा था। बूम! उसने अपनी तलवार से एक दीवार को 2 हिस्सों में चीर दिया, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। बस पहले से तैयार की गई शक्तिशाली राक्षसी कीचड़ से भरी एक बाल्टी थी जो उस पर उड़ेल दी गई। हालांकि यह चिपचिपा पदार्थ जानलेवा नहीं था, लेकिन बेहद घिनौना था। यह न केवल बेहद चिपचिपा था, बल्कि इसमें मछली जैसी तीखी गंध भी थी और यह आध्यात्मिक ऊर्जा कवच को भी नष्ट कर सकता था। ओयांग फैंग इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके लहराते लंबे बाल अब उसके चेहरे पर उलझे हुए खरपतवार की तरह चिपक गए थे और उसके सफेद कपड़े धूसर काले हो गए थे। एक सभ्य व्यक्ति की छवि कहाँ गई? वह उस भिखारी की तरह है जो गंदे नाले में गिर गया और फिर उससे बाहर निकल आया। अरे बदमाश, हिम्मत है तो बाहर आओ, चलो मौत तक लड़ते हैं। उसने खाली गलियारे की ओर दहाड़ मारी, उसकी आवाज कर्कश और आक्रोश से भरी हुई थी। लेकिन गुप्त कमरे में ये देखकर लिंग तियान ने लापरवाही से अपने भंडारण वलय से चुराया हुआ चौथे स्तर के दानव जानवर के मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे वानकई की ओर फेंक दिया जो उसके बगल में लार टपका रहा था। खूब खाओ, अपने मन को शांत करो, ये चौथे दर्जे का भोजन है, बहुत पौष्टिक है। फिर उसने प्रकाश की स्क्रीन पर पतन के कगार पर खड़े नवजात आत्मा के साधक को देखा, उसकी निगाहें धीरे धीरे ठंडी और तीखी होती गईं। क्या ये निर्णायक युद्ध होगा जिसमें जान की बाजी लगानी होगी?
तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ओयांग फेंग, मैंने तुम्हारे लिए एक उत्तम दफन स्थल चुन लिया है। बज़, आत्मा का क्रिस्टल गोला हिंसक रूप से कांप उठा, जिससे प्राचीन और घिसे पिटे कंपन उत्पन्न हुए। मेरे गांव का एक साथी 1000 दिनों से अपनी सेना जुटा रहा है, और अब मैं उन्हें सिर्फ एक पल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। लिंग तियान की आंखों में एक निर्मम चमक दिखाई दी। चूंकि आप आत्मा के नवविकास के मध्य चरण में हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि दर्जनों लोहे के टुकड़ों द्वारा घेर लिए जाने का अनुभव कैसा होता है। डॉट 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 प्राचीन मकबरे के भीतर एक भूल भुलैयानुमा गलियारे में। बूम! ओयांग फेंग ने तलवार के एक ही वार से अपने सामने की एक और यांत्रिक दीवार को चकनाचूर कर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इस प्रकार उमड़ रही थी मानो कोई दानव देवता पृथ्वी पर अवतरित हो गया हो। उसके सफेद कपड़े उस शक्तिशाली कीचड़ से गलकर धब्बेदार हो गए थे, और वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा था, लेकिन यह उसके प्रचंड हत्या के इरादे को छिपा नहीं सका। छिपना, देखते हैं तुम कब तक छिप सकते हो। चाहे मुझे इस वीरान जगह को तोड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं तुम्हें खोदकर निकाल लूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, क्लिक क्लिक क्लिक, भूल भुलैया की सभी दिशाओं से अचानक तीव्र, दांत पीसने वाली यांत्रिक आवाजें गूंज उठीं। इसके तुरंत बाद पहले से बंद कई गुप्त दरवाजे एक साथ खुल गए। शवों की ऊर्जा का एक घना, दम घोंटने वाला आवरण ज्वार की लहर की तरह मार्ग में उमड़ पड़ा, जिसने तुरंत ओयांग फेंग की इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। ओयांग फेंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उन छिपे हुए दरवाजों की छाया से भारी कवच पहने लंबे, भारी भरकम लोग धीरे धीरे निकले और पूरी एकता के साथ बाहर की ओर मार्च करने लगे। वे निर्जीव आंखों के जोड़े थे जो हरे रंग की रोशनी से चमक रहे थे। वे दर्जनों लंबे भले थे जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। कांस्य कवचधारी शव सेना। इसके अलावा 20 से अधिक कांस्य कवच से ढके शव थे, जिनमें से प्रत्येक स्वर्ण शरीर क्षेत्र के समकक्ष था। उन्होंने सभी दिशाओं में सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए, जिससे ओयांग फेंग बीच में फंस गया। क्या यही आपका तुरुप का पत्ता है? ओयांग फेंग क्रोध से हंसा, उसकी बर्फीली तलवार से एक स्पष्ट, मधुर ध्वनि निकली। कुछ निर्जीव वस्तुएं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तथापि किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। उसका जवाब ही लिंग तियान द्वारा केंद्रीय सरणी के माध्यम से जारी किया गया एकमात्र प्रत्यक्ष आदेश था। मारना। गर्जन। 20 से अधिक कांस्य कवचधारी शव एक ही समय में आकाश की ओर दहाड़ते हुए उठे, जिससे उत्पन्न ध्वनि तरंगों के कारण भूल भुलैया के शीर्ष से धूल गिरने लगी। अगले ही पल, पिंजरे से छूटे बाघों की तरह, मौत और दर्द से बेखौफ होकर, वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देने के इरादे से बीच में खड़े नन्हे इंसान की ओर दौड़ पड़े। गुप्त कमरे के अंदर लिंग तियान ये दृश्य देख रहा था, लेकिन उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। लिंग तियान ने वांग कई की कठोर, लोहे जैसी पीठ पर थपथपाया, उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। अगर ये ज़ॉम्बी उसे मार सकते हैं, तो हम सीनियर ब्रदर सू के लिए दवा ठीक से ढूंढ सकते हैं। प्राचीन मकबरे के भीतर गहराई में एक भूल भुलैयानुमा मार्ग। बूम! आध्यात्मिक ऊर्जा की एक तेज, भेदी तलवार जैसी आभा फैली और उसने एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे कांस्य कवच वाले दो शवों को दो हिस्सों में काट दिया। उस गति का उपयोग करते हुए ओयांग फेंग एक नीले पक्षी की तरह पीछे की ओर छलांग लगाए और कुछ ही फीट दूर एक टूटे हुए पत्थर के खंभे पर हल्के से उतरा। उसके सफेद कपड़े पहले से ही तार तार हो चुके थे और उन पर लाश के काले खून और किसी अज्ञात प्रकार के चिपचिपे पदार्थ के धब्बे लगे हुए थे। लेकिन उनकी हालत उनकी शक्ल से भी कहीं ज्यादा खराब थी। धिक्कार है, काश एज्योर शील्ड अभी भी यहाँ होती। हालांकि उस हमले ने लाश की कठपुतली को पीछे धकेल दिया था, लेकिन उस झटके से उसके रक्त और ऊर्जा में भी उछाल आ गया था। वह अचेतन रूप से अपनी कमर की ओर बढ़ा। वह अपने उस उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक जेड पेंडेंट को प्रकट करना चाहता था जिसे उसने कभी अपने से अलग नहीं किया था, एज्योर शील्ड, ताकि शव की आभा के क्षरण का प्रतिरोध कर सके। हालांकि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। ओयांग फेंग का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। फिर उसे याद आया कि दशकों से उसके पास मौजूद और अनगिनत घातक हमलों को रोकने वाला जेड का पेंडेंट वास्तव में पहले हुई अफरा-तफरी में खो गया था। नहीं, उसे लगा कि इसे उस बदमाश चोर ने ही चुराया होगा। एज्योर शील्ड की स्वचालित सुरक्षा खत्म हो गई है। उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 30% हिस्सा सुरक्षात्मक कवच को बनाए रखने के लिए लगाना पड़ा, जो निस्संदेह उस व्यक्ति के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था जो पहले से ही अपनी ऊर्जा के भारी नुकसान से जूझ रहा था। इन लगभग 20 अथक, असामान्य रूप से रक्षात्मक गोल्डन कोर परफेक्शन कॉप्स पपेट्स का सामना करते हुए, यदि यह सिलसिला जारी रहा, तो अंततः वे थक जाएंगे और मारे जाएंगे। हम इस तरह से लड़ना जारी नहीं रख सकते। ओयांग फेंग की आंखों में भयावहता थी। हालांकि वह बेहद क्रोधित था, फिर भी उसने अपनी तर्कसंगतता बरकरार रखी। अंधेरे में छिपा हुआ चोर गठन और भूभाग पर नियंत्रण कर चुका था, जबकि वह स्वयं एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह था, जो जितना अधिक संघर्ष करता था उतना ही कमजोर होता जा रहा था। पहले पीछे हटो। उसकी आंखों में निर्मम दृढ़ संकल्प झलक उठा। एक बार जब मैं इस नरक से निकलकर ठीक हो जाऊंगा, तो मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। उस समय, चाहे तुम मनुष्य हो या प्रेत, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए ओयांग फेंग ने अब और संकोच नहीं किया। उसके हाथ में मौजूद फ्रॉस्ट स्वॉर्ड अचानक कांप उठी। एक चकाचौंध भरी ठंडी रोशनी निकली और उसके शरीर की रक्षा के लिए एक तलवार के पहिए में बदल गई। फिर उसने एक अपेक्षाकृत कमजोर बिंदु की पहचान की। जिस रास्ते से वह अंदर आया था, वही प्राचीन मकबरे से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भी था। मेरे रास्ते से हट जाओ। वह चमक उठा और नीले प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित हो गया और अपनी नवजात आत्मा अवस्था की साधना से प्राप्त गति के लाभ का उपयोग करते हुए घेरे से जबरदस्ती बाहर निकल आया। डॉट 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 डॉट
केंद्रीय गुप्त कक्ष। लिंग तियान ने पानी के दर्पण में ओयांग फैंग को देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जिसने अचानक दिशा बदल ली थी और आमने सामने लड़ने के बजाय भागने का विकल्प चुना था। अरे, क्या ये निर्णायक लड़ाई नहीं होनी थी? तुम अभी से भाग रहे हो। एक नवोदित आत्मा साधक से यही उम्मीद की जाती है। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। लिंग तियान ने आध्यात्मिक फल का एक टुकड़ा खाया और शांत भाव से कहा, दुर्भाग्य से यह एक बंद गली है। उनका पीछा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी उंगली से आत्मा के क्रिस्टल बॉल को धीरे से छुआ और उसे मकबरे के निकास द्वार के पास स्थित एक छिपे हुए सरनी नोड से जोड़ दिया। वहां बूढ़ा ताओवादी पुजारी एक सुरक्षित पत्थर के कक्ष में छिपा हुआ था। बूढ़े अमर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लिंग तियान की आवाज बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के पूरे कक्ष में गूंज उठी, मानो वह कोई तथ्य बता रही हो। वो नौजवान, मैं उसे रोक नहीं सका, वो आपकी तरफ दौड़ रहा है। वो शायद आधे अगरबत्ती के समय में वहां पहुंच जाएगा। क्या? बूढ़ा ताओवादी पुजारी चौंक गया। तुमने उसे रोका नहीं। अगर वह मेरे पास आ जाता तो क्या मैं मर नहीं गया होता? आपका जीवन या मृत्यु आपके ऊपर निर्भर करता है। लिंग तियान ने शांत भाव से कहा, मैंने उस पर हमला करने के लिए लगभग 20 और कांस्य कवचधारी शवों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे नवजात आत्मा के साधक की इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाप्त हो गई थी और उसने कई जादुई खजाने खो दिए थे, लेकिन आखिरकार वह नवजात आत्मा के क्षेत्र के मध्य चरण में ही है। मैं इन दर्जनों कांस्य कवचधारी शवों को उसके रास्ते में लगाऊंगा और उनके पीछे पीछा कर रहे कुछ शवों के साथ मिलकर यह एक दो तरफा हमला होगा जो उसे रोकने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक आपकी बात है। लिंग तियान एक पल के लिए रुका, फिर बोला, तुम्हें पहले चले जाना चाहिए, वरना तुम पर बेवफा होने का आरोप लगेगा। इतना कहने के बाद लिंग तियान ने तुरंत टेलीपैथिक संचार बंद कर दिया। इससे ज्यादा कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी दूसरों के लिए निर्णय नहीं लेता, नहीं वह दूसरों के लिए परिणामों का बोझ उठाता है। अध्याय 165 मुझसे ही पूछ लो, क्या ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला नहीं है? पत्थर के कक्ष के अंदर वृद्ध ताओवादी पुजारी ने अब निष्क्रिय पड़ी सरनी प्लेट को पकड़ रखा था। उनके चेहरे पर क्रोध और अनिश्चितता के भाव बारी बारी से बदल रहे थे। दौड़ना, ये सबसे तर्कसंगत विकल्प है। जब तक मैं इस रास्ते से बचता रहूंगा तब तक लड़ाई शुरू होते ही मैं चुपके से मकबरे से बाहर निकल सकता हूं। लेकिन बाहर इतने सारे शक्तिशाली राक्षस मौजूद हैं, क्या मैं पिछली बार की तरह भाग्यशाली होकर वापस लौट पाऊंगा? ये बच्चा तो बिल्कुल अलग है। क्या उसके साथ रहकर जीवित रहना हमारे लिए बेहतर होगा? अलावा ओयांग फैंग की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई है। उसका जादुई उपकरण खो गया है। उस पर दोनों तरफ से हमला हो रहा है। ये शब्द वृद्ध ताओवादी पुजारी के दिमाग में जादू की तरह घूम रहे थे। ये तो एक नवोदित आत्मा का साधक है। उसके भंडारण कक्ष में कितनी अच्छी चीजें हैं। उसकी जन्मजात उड़ने वाली तलवार, उसका उच्च श्रेणी का सुरक्षात्मक जेड पेंडेंट, यहाँ तक कि चौथे स्तर का राक्षसी जानवर भी इसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता था। और उसके पास मौजूद गोलियां और साधना तकनीकें, इनमें से किसी की भी थोड़ी सी मात्रा इस स्वर्णिक कोर वाले विलक्षण साधक के लिए जीवन भर जीवित रहने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा इस कमीने ने पहले भी मुझे बलि का बकरा बनाया था और मुझे चुप कराने के लिए जान से मारने की कोशिश भी की थी। गाइड के स्पिरिट स्टोन का भी भुगतान नहीं किया गया था। जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। किस्मत जोखिम लेने वालों का साथ देती है। बूढ़े ताओवादी पुजारी की आंखें धीरे धीरे कठोर हो गईं। उन्होंने बाहर की एकमात्र सड़क पर एक नजर डाली। अरे यार, मेरे पीछे आओ, पहले सब कुछ जांच लो, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो भाग जाओ और मौका मिलते ही लूट का सामान उठा लो। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी घाटे का कारोबार नहीं किया। चून की बात यहां तक पहुंच गई है, इसलिए मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। उसने गहरी सांस ली और बाहर भागने के बजाय उसने अपनी भंडारण अंगूठी से कई छिपाने वाले ताबीज और विस्फोट ताबीज निकाले और चुपचाप गलियारे के एक कोने में घुस गया, खुद को पूरी तरह से छिपा लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कोई वास्तविक संभावना है तो। हा, भूल भुलैया से बाहर निकलने का मार्ग। ओयांग फैंग उड़ गया और उसके पीछे लाशों की चीखें धीरे धीरे दूर होती चली गईं। पुकारना, उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और उसे कुछ हद तक शांति महसूस हुई। हालांकि उनकी हालत दयनीय थी, लेकिन एक बार जब वे उस मोड़ को पार कर लेंगे तो वे मैदान की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर पहुंच जाएंगे। तथापि जैसे ही वह कोने से बाहर निकला, पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और भयावह लाशों का एक घेरा बाढ़ की तरह हमारी ओर उमड़ पड़ा, मानो बाढ़ अपने किनारों को तोड़कर बह रही हो। क्या? ओयांग फैंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने सहज रूप से ब्रेक लगाने की कोशिश की। प्राचीन मकबरे में मौजूद सामग्रियों की भारी मात्रा के कारण, जो दैवीय चेतना को अवरुद्ध कर सकती थी, यहां तक कि उसकी नवजात आत्मा भी केवल वही देख सकती थी जो उसकी दृष्टि रेखा के भीतर था। जब तक उसने इसे देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोने के पीछे अंधेरे में भारी कवच पहने और लंबे भाले लिए हुए 40 से अधिक कांस्य कवचधारी शवों ने लोहे की दीवार की तरह रास्ता रोक रखा था। इसके अलावा एक लाशों का राजा भी है और वे स्पष्ट रूप से कुछ समय से हमले की तैयारी कर रहे हैं। गर्जन, एक संयुक्त गर्जना के साथ दर्जनों लंबे भाले एक साथ बाहर निकले, जिससे ओयांग फैंग के भागने के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए। अलावा ओयांग फैंग की मानसिकता ध्वस्त हो गई। आगे घात लगाकर हमला करने वाले हैं और पीछे से पीछा करने वाले। क्या ये वही बैच है जो पहले था? गलत। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि वे एक सोची समझी साजिश में फंस गए हैं। शानदार, बेहतरीन। ओयांग फैंग क्रोध से हंसा, उसकी आंखों में पागलपन की एक झलक दिखाई दी। मुझे लाशों के सागर से कुचलने की कोशिश कर रहे हो?
सपने देखते रहो, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं आज इन बदमाशों का सफाया कर दूंगा। वह दहाड़ा और उसने कुछ भी नहीं छिपाया। बस उसकी आभा में तुरंत उछाल आया और उसकी पहले से कुछ कमजोर आध्यात्मिक शक्ति एक बार फिर से परिपूर्ण हो गई। आग से 9 अजगर अलग हो गए, आकाश को झुलसाते और समुद्र को उबालते हुए। उसने 9 ड्रैगन फायर कवर को बुलाया, जो पहले से ही कुछ हद तक टूटा हुआ था, और वह 9 अग्नि ड्रैगनों में परिवर्तित हो गया, जो उसके सामने लाशों के ढेर की ओर बेपरवाह होकर दौड़ पड़े। और पास ही अंधेरे में अपनी आस्तीनों पर सुरक्षा कवच लगाए हुए बूढ़े ताओवादी पुजारी की सांसें भी थम सी गई थीं, उनकी निगाहें युद्ध के मैदान पर टिकी हुई थीं। ओयांग फैंग की हताश मुद्रा देखकर उसने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, उसकी हथेलियों में खूब पसीना आ रहा था। आगे बढ़ो और मुझे मारो, आगे बढ़ो और मुझे मारो। जब तुम लड़ने के लिए बहुत थक जाओगे, तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। लेकिन केंद्रीय कमान के गहरे, गुप्त कक्षों में लिंग तियान ने प्रकाश स्क्रीन पर युद्ध को फिर से शुरू होते देखा और आध्यात्मिक फल का एक संतुष्टिदायक टुकड़ा खाया। ये सही है, जब आप दोनों बुरी तरह घायल हो जाएंगे, तब हम आगे आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। भौंक 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 बूम। 9 लाल अग्नि ड्रैगन संकरे मार्ग से उग्र रूप से गुजरे, जिनकी गर्मी इतनी अधिक थी कि वे आकाश को झुलसा सकते थे और समुद्रों को उबाल सकते थे, और कांस्य कवच वाले शवों द्वारा निर्मित इस्पात रक्षा पंक्ति से भयंकर रूप से टकराए। बर्फ पिघल गई और चट्टानें टूटकर बिखर गईं। सबसे आगे मौजूद कांस्य कवच से ढके 7-8 शव पल भर में आग की लपटों में घिर गए। उनकी अटूट भारी कवच नवजात आत्मा स्तर की विचित्र अग्नि के सामने तेजी से नर्म होकर लाल हो गई और अंततः शवों सहित पिघले हुए लोहे में परिवर्तित हो गई। लेकिन वे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। वे अपनी बची हुई भुजाओं से अग्नि ड्रैगन को कसकर पकड़े हुए थे और अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग करके उस भयानक उच्च तापमान को अवशोषित कर रहे थे। यहां से चले जाओ। ओयांग फैंग की आंखें खून से लाल थीं और वह एक पागल आदमी की तरह दिख रहा था। वह जानता था कि वह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता और उसे काम जल्दी खत्म करना होगा। उसके हाथ में मौजूद फ्रॉस्ट स्वॉर्ड एक लंबी, चमकदार इंद्रधनुषी तलवार में बदल गई और लाशों के ढेर के सबसे घने हिस्से पर बेरहमी से वार करने लगी। खट, धातु के टकराने की एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। वह अविनाशी तलवारनुमा इंद्रधनुष वास्तव में हवा में ही रुक गया। उसके रास्ते में एक समान आकार का कांस्य भाला खड़ा था, जिससे एक तीव्र शव विष निकल रहा था। लंबे भाले के पीछे एक हट्टा कट्टा व्यक्ति था, जो सामान्य कांस्य कवचधारी शव से कहीं अधिक लंबा था और गहरे सुनहरे रंग के शव के बालों से ढका हुआ था। तांबे के कवच वाला लाशों का राजा, शवों का वह राजा जिसने कभी अंत्येष्टि कक्ष में बूढ़े ताओवादी पुजारी को क्रोधित किया था, अब अपनी वास्तविक भयावह शक्ति को प्रकट करता है। उसकी आंखें भयानक खून जैसे लाल प्रकाश से चमक रही थीं, और उसके हाथों में एक लंबा भाला था, जो ओयांग फैंग की जन्मजात उड़ने वाली तलवार को बलपूर्वक रोक रहा था। हालांकि अत्यधिक दबाव के कारण उसके पैर जमीन में गहराई से धंसे हुए थे। उसके बाघ का मुंह भी फट गया, जिससे काले रंग का लाश का खून बह रहा था, लेकिन उसने उसे रोक दिया। एक ऐसा भौतिक शरीर जो धर्म के अर्धचरणीय स्वरूप के तुलनीय हो। ओयांग फैंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इस शव राजा का स्पष्ट रूप से विशेष परिष्करण किया गया है, जिससे न केवल इसकी बुद्धि बरकरार है, बल्कि इसका शारीरिक शरीर भी अत्यंत शक्तिशाली है। गर्जन। लाशों के राजा ने दहाड़ लगाए और झटके का इस्तेमाल करते हुए पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया। उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला एक काली बिजली के बोल्ट में बदल गया और सीधे ओयांग फैंग के गले की ओर बढ़ा। इससे कांस्य कवच वाले अन्य शवों को एक अवसर मिल गया। शेष बचे दर्जनों कांस्य कवचधारी शव आगे बढ़े, उनके लंबे भाले एक जंगल की तरह फैल गए, जिससे ओयांग फैंग बीच में फंस गया। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ओयांग फैंग बेहद गुस्से में था। उन्हें इन निर्जीव वस्तुओं से इतनी परेशानी होने की उम्मीद नहीं थी। 9 ड्रैगन शरीर की रक्षा करते हैं। उसे 9 ड्रैगन्स फायर कवर को वापस लेना पड़ा, उसे एक अग्नि अवरोध में बदलना पड़ा ताकि वह खुद को बचा सके, और साथ ही कॉप्स किंग से लड़ने के लिए फ्रॉस्ट स्वॉर्ड को नियंत्रित कर सके। आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से समाप्त हो रही है। 10%, 20%, 30%। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उतने समय में ही उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी। मूल रूप से चमकदार सुरक्षात्मक आभा मंद पड़ गई और यहां तक कि शव की ऊर्जा से नष्ट होकर उसमें कई दरारें भी आ गईं। मौका। अंधेरे में छिपा हुआ बूढ़ा ताओवादी पुजारी अचानक अपनी धुंधली बूढ़ी आंखों में एक तेज रोशनी लेकर उभरा। अध्याय 166। एक बूढ़ा आदमी है। वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ओयांग फैंग लाश राजा के चंगुल में फंस गया था और उसकी पीठ, जो उसकी सुरक्षात्मक आभा का सबसे कमजोर बिंदु है, उसके हमले की सीमा के भीतर आ गई थी। भाड़ में जाओ। बिना किसी झिझक के बूढ़े ताओवादी पुजारी ने अपने हाथ में मौजूद साधारण सी दिखने वाली जादुई तलवार को फेंक दिया। उसी समय उसने अपनी जेब से एक काला ताबीज निकाला, जिसे उसने पहले से तैयार किया था और जो अजीबोगरीब प्रतीकों से ढका हुआ था। यह एकमात्र अच्छी तरह से संरक्षित चौथे स्तर का आक्रमण ताबीज है, जो उसे कई साल पहले एक खंडहर में मिला था। कवच भेदन और अस्थि क्षरण करने वाला ताबीज। बीमारी। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने ताबीज पर मुंह भर खून थूक दिया। ताबीज पल भर में एक शांत काली रोशनी में बदल गया, जो जमीन को छूते हुए एक बेहद मुश्किल कोण पर ओयांग फैंग की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय ओयांग फैंग पूरी तरह से लाश राजा के उन्मादी हमलों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने इन 2 घातक वारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जब तक ताबीज की काली रोशनी उसकी सुरक्षात्मक आभा को छू न ले। सिसल, ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बहुत गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। मूल रूप से अविनाशी माने जाने वाली 9 ड्रैगन्स फायर शील्ड वास्तव में इस काली रोशनी के सामने पिघल गई, जिससे एक मुट्ठी के आकार का छेद बन गया।
इसके तुरंत बाद जादुई तलवार, जो ठीक पीछे पीछे आ रही थी, ने पहले प्रहार किया और फिर बाद में पहुंचकर छेद में भयंकर रूप से घुस गई। पफ! एक तेज धार वाले ब्लेड के मांस में घुसने से एक धीमी सी धमक सुनाई दी। जादुई तलवार ओयांग फैंग के बाएं कंधे को भेद गई। हालांकि यह उसके दिल से बाल बाल बच गई, फिर भी यह एक गंभीर चोट थी। ओयांग फैंग ने एक तीखी चीख मारी क्योंकि उसकी सुरक्षात्मक आभा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। उसने ऊपर देखा और पाया कि बूढ़ा ताओवादी पुजारी अंधेरे से बाहर निकल रहा है। बूढ़े आदमी, तुम हो? ओयांग फैंग लगभग पागल हो रहा था। फिर से वही घिनौना बूढ़ा ताओवादी पुजारी आ गया। हे, ये तो वाकई एक विनम्र ताओवादी है। सफल प्रहार करने के बाद बूढ़ा ताओवादी पुजारी रुका नहीं, बल्कि एक फुर्तीली मछली की तरह वह मुड़ा और लाशों के ढेर के पीछे भाग गया। युवा स्वामी, कैसा लगा? मैंने आपको थोड़ा अतिरिक्त दिया है। मैं तुम्हें मार दूंगा। ओयांग फैंग की आंखें लाल हो गई थीं। भले ही इसका मतलब लाश राजा के हमले को सहना हो, वह उस बूढ़े आदमी को जान से मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था जिससे वह दिल से नफरत करता था। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड स्लैश! उसने अपनी जीवन शक्ति की आखिरी बूंद भी जला दी और फ्रॉस्ट स्वॉर्ड प्रकाश की एक लकीर में बदल गई, जो सीधे उस बूढ़े ताओवादी की पीठ की ओर बढ़ रही थी। तलवार का वो वार बहुत तेज था, इतना तेज कि लाशों का राजा भी उसे रोक नहीं पाया। वृद्ध ताओवादी पुजारी को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और मृत्यु का साया तुरंत उनके पूरे शरीर को घेर लिया। हमारा तो काम तमाम हो गया। इस बार तो हमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह एक नवजात आत्मा के साधक का क्रोधित हमला था। पफ! एक तेज धार वाले ब्लेड के मांस में घुसने से एक धीमी सी धमक सुनाई दी। हालांकि फ्रॉस्ट स्वॉर्ड उसके दिल से बस 1 इंच दूर से गुजरी, फिर भी वह बूढ़े ताओवादी के कंधे को भेद गई। भयानक ठंडी हवा तुरंत उसकी नसों में घुस गई और उसके शरीर का आधा हिस्सा बर्फ की मूर्ति में जम गया। बूढ़ा ताओवादी पुजारी चीखा और खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि वह मरा नहीं था, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अभी तक मरे नहीं, तो चलो एक और वार करते हैं। ओयांग फैंग ने दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ अपने उड़ने वाली तलवार से दुश्मन को खत्म करने की तैयारी की। ठीक तभी बज! ओयांग फैंग के पीछे के गलियारे में अचानक बिना किसी चेतावनी के एक शक्तिशाली और शुद्ध नवजात आत्मा अवस्था की आभा फूट पड़ी, जो फ्रॉस्ट स्वॉर्ड से भी अधिक भयानक और शुद्ध थी। वह एक चरम नवजात आत्मा साधक का पूर्ण बल से किया गया हमला था। कोई अनावश्यक बातें नहीं, कोई भूमिका नहीं। लिंग तियान किसी अज्ञात समय पर इस स्थान पर पहुंचा, अवसर का लाभ उठाया और सीधे ओयांग फैंग को निशाना बनाते हुए लकड़ी की पट्टिका को तोड़ दिया। क्या? ओयांग फैंग ने खुद का बचाव करने की कोशिश में अपनी आंखों की पुतलियां तेजी से सिकोड़ लीं, लेकिन उसकी पुरानी ताकत खत्म हो चुकी थी और कोई नई ताकत पैदा नहीं हुई थी। बूम! समय के उतार चढ़ाव और वीरांगी को समेटे हुए आध्यात्मिक ऊर्जा की एक मुरझाई हुई पीले भूरे रंग की हथेली अचानक प्रकट हुई और ओयांग फैंग के सुरक्षात्मक आध्यात्मिक प्रकाश पर जोर से टकराए। स्नैप! पहले से ही कमजोर हो रही 9 ड्रैगन्स फायर शील्ड पलक झपकते ही अंडे के छिलके की तरह चकनाचूर हो गई। फुफ! ओयांग फैंग पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वह हवा में उछलकर पत्थर की दीवार से जा टकराया, जिससे उसकी अनगिनत हड्डियां टूट गईं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद एक बांस की छड़ी पूरी तरह से पन्ना हरे रंग की और बैंगनी बिजली से कड़कती हुई, एक क्रोधित गरजते हुए ड्रैगन की तरह सब कुछ नष्ट करने की गति के साथ तेजी से पीछा करती हुई ओयांग फैंग के मुकुट की ओर तेजी से बढ़ी। बिजली की मार झेलने और खुले वातावरण में पलने बढ़ने के कारण कुत्तों को पीटने वाली यह छड़ी और भी मजबूत हो गई प्रतीत होती है। सिजल! बिजली कड़की। ओयांग फैंग ने बड़ी मुश्किल से अपनी फ्रॉस्ट स्वॉर्ड को उठाकर वार को रोका। खट! बिजली के झटके से कुत्ते को पीटने वाली छड़ी हवा में उड़ गई, लेकिन उसकी सतह पर एक भी सफेद निशान नहीं बचा। तलवार के सहारे बैंगनी बिजली ओयांग फैंग के शरीर में समा गई, जिससे उसका पूरा शरीर झुलसकर काला पड़ गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह बिजली कोई साधारण बिजली नहीं थी, बल्कि दिव्य बैंगनी बिजली थी, जिसमें दिव्य आपदा की आभा का अंश समाहित था। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा एक नवजात आत्मा के साधक को भी कंपकंपा देने के लिए काफी होगी। जब ओयांग फैंग अभी भी सदमे में था, तभी आखिरकार गलियारे के पीछे से लिंग तियान की आवाज सुनाई दी। फोड़ना! दर्जनों उच्च श्रेणी के तीसरे स्तर के आक्रमण ताबीज और यहां तक कि निम्न या मध्यम श्रेणी के चौथे स्तर के आक्रमण ताबीज भी ओयांग फैंग पर बरस पड़े, जो पहले से ही बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा था और पूरी तरह से लकवाग्रस्त था, मानो वे कागज के मुफ्त टुकड़े हों। आग का गोला, बर्फ की कील, बिजली, हवा की धार, रंग बिरंगी जादुई रोशनी ने पल भर में पूरे मार्ग को अपनी चपेट में ले लिया। यही है पैसों की ताकत। गुयुआन संप्रदाय के साथ नवजात आत्मा साधकों ने ही इस विनाशकारी जलप्रपात को जबरदस्ती उत्पन्न किया था। इसके अलावा इस बार इसने लिंग तियान के संसाधनों के 1/5वें हिस्से से भी कम का उपयोग किया। क्या इससे आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, ओयांग फैंग ने हताशा में दहाड़ मारी। वह अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन जादुई हथियार नष्ट हो गया। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन बिजली गिरने से उसके पैर लकवाग्रस्त हो गए थे। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन आकाश पहले से ही ताबीजों से भरा हुआ था। बूम बूम बूम! प्राचीन मकबरे में कान फाड़ देने वाले विस्फोट की गूंज सुनाई दी, जिससे भूल भुलैयानुमा मार्ग एक जीवित नरक में बदल गया। इस समय तो नवजात आत्मा के साधक को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। वूश! भारहीनता की एक अचंभित अनुभूति के बाद लिंग तियान की आकृति पत्थर के बैठक कक्ष में अचानक प्रकट हुई। उसके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी अभी भी बिजली से कड़क रही थी और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उसने अभी अभी जो कॉम्बो अटैक किया था, उसका उस पर बुरा असर पड़ा था।
हफ हफ। लिंग तियान ने आराम करने की जहमत तक नहीं उठाई। वह बगल वाले गुप्त कमरे में घुस गया और तैरते हुए आत्मा के क्रिस्टल बॉल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। जांच लो कि वो बूढ़ा बदमाश मरा है या नहीं। कभी बेहद मजबूत रहा वह भूल भुलैया मार्ग पूरी तरह से ढह गया था। हर जगह टूटे फूटे पत्थर और स्थायी हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं थीं। खंडहरों के केंद्र में एक झुलसी हुई मानव आकृति हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये ओयांग फैंग है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं था, उसे केवल एक मानवीय आकृति के रूप में पहचाना जा सकता था। उसका शरीर जलकर काला पड़ गया था, उसके अंग मुड़ गए थे और उसका कभी गौरवशाली रहा वस्त्र बहुत पहले राख में तब्दील हो चुका था, जिससे नीचे का क्षत विक्षत मांस दिखाई दे रहा था। लेकिन वह अभी मरा नहीं है। खांसी खांसी खांसी। ओयांग फैंग को जोर से खांसी आ रही थी। हर खांसी के साथ उसके मुंह से काले खून के टुकड़े निकल रहे थे जिनमें आंतरिक अंगों के टुकड़े मिले हुए थे। उसने अपने शरीर को सहारा देने के लिए आधी कटी हुई फ्रॉस्ट स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और वास्तव में लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। मैं एक नवोदित आत्मा का साधक हूं। मैं मर नहीं सकता। उसकी आवाज भूत की तरह कर्कश थी और उसकी आंखों में एक भयानक पागलपन भरी आग जल रही थी। धिक्कार है, वे अभी भी जीवित हैं। खुशकिस्मत से मैं तेजी से भागा, वरना मेरी जान जा सकती थी। गुप्त कमरे के अंदर लिंग तियान हौंफने लगी। क्या ये नवजात आत्मा का चरण है? उसके चेहरे पर दर्जनों उच्च स्तरीय ताबीजों के विस्फोट से प्रहार हुआ, मुरझाने और फलने फूलने वाले प्राचीन पूर्वज की पूरी शक्ति का सामना करना पड़ा और यहां तक कि दिव्य आपदा की बिजली का भी प्रहार झेलना पड़ा, फिर भी वह खड़ा होने में सक्षम था। इसकी जीवन शक्ति तिलचिट्टे से भी अधिक है। लिंग तियान ने अपने दांत भींचे, उसकी आंखों में एक निर्मम चमक दिखाई दी। चूंकि तुम अभी पूरी तरह से मरे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार विदा कर देता हूं। उसने अचानक अपनी दिव्य चेतना से आत्मा के क्रिस्टल क्षेत्र में प्रवेश किया और कांस्य कवच से ढके हुए शवों को पाया, जो भले ही टुकड़ों में बिखर गए थे, लेकिन उनकी मूल संरचना नष्ट नहीं हुई थी। उठो, तुम सब उठो, काम करने का समय हो गया है। WTRLAB। अमृतत्व के साधक, डटे रहो। इस प्रहार को सह लो। 167/59,028.3%। वेब जोड़े #167 अध्याय 1 भाई। अध्याय 167 आ गया है भाई। खंडहरों में क्लिक 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 दांत पीसने जैसी घिसने की आवाज सुनाई दी। मलबे में दबे हुए कांस्य कवच वाले वे शव, जिनके अंग और हड्डियां गायब थीं, वास्तव में हिल रहे थे। उनमें से कुछ के पास केवल एक ही पैर बचा था, इसलिए वे एक पैर पर कूदते हुए आगे बढ़े। कुछ लोगों की दोनों भुजाएं कटी हुई थी, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने दांतों से काटकर अलग कर दिया। उनमें से कुछ के आधे सिर कटे हुए थे, फिर भी वे अपने टूटे हुए भाले लहरा रहे थे। विशेषकर वह कांस्य कवचधारी शव राजा। हालांकि उसका शरीर जलकर काला हो गया था और उसकी एक भुजा उड़ गई थी, फिर भी उसकी आंखें भयंकर लाल रोशनी से चमक रही थीं। गर्जन, लाशों का राजा दहाड़ा और एक बेकाबू टैंक की तरह खंडहरों से छलांग लगाई, बचे हुए लगभग एक दर्जन शवों को लेकर लड़खड़ाते हुए ओयांग फैंग की ओर अंतिम हमला किया। बहुत सारे मरे हुए चीजें। जैसे ही ओयांग फैंग ने पास आते लाशों के ढेर को देखा, उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उससे भी कहीं अधिक उनके साथ ही मरने का दृढ़ निश्चय झलक रहा था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम इसके लायक नहीं हो। चलो हम सब एक साथ मरते हैं। रक्तज्रपात की गुप्त तकनीक। नवजात आत्मा प्रज्वलित हो। फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की, इसलिए अपनी नवजात आत्मा को नष्ट करने के बजाय उसने अपनी नवजात आत्मा के सार को ही जला दिया। बस उसके क्षत विक्षत शरीर से एक अत्यंत भयावह लाल प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश जहां भी पड़ता था, चाहे वह मलबा हो या बर्फ, वह पल भर में धूल में बदल जाता था। अग्रिम पंक्ति में मौजूद कांस्य कवचधारी 7 या 8 शव इस बल के द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए, इससे पहले कि वे एक चीख भी निकाल पाते। टकराना। हालांकि लाशों का राजा शक्तिशाली था, लेकिन इस बल के कारण वह भी पीछे की ओर धकेल दिया गया और चट्टान की दीवार की गहराई में जा गिरा और फिर कभी हिल नहीं सका। और इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अंततः ओयांग फैंग का शरीर इस अत्यधिक ऊर्जा विस्फोट को सहन नहीं कर सका। क्लिक करें। उसका शरीर टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह था, जो धीरे धीरे इंच इंच करके बिखरने लगा था। मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। एक अंतिम तीखी दहाड़ के साथ उसका शरीर फट गया। तथापि ठीक उसी क्षण भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। हथेली से भी छोटी नीली रोशनी बिखेरती हुई एक नन्ही आकृति खून के धुंध के बादल से निकली। यह ओयांग फैंग की नवजात आत्मा है। यद्यपि नवजात आत्मा कुछ सुस्त लग रही थी और उसका छोटा चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था, फिर भी उसकी गति आश्चर्यजनक थी। उसने गलियारे की गहराई में विशैली निगाहों से देखा, फिर नीले प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और प्राचीन मकबरे के निकास की ओर बढ़ गया। नवजात आत्मा से बचने की तकनीक। पलक झपकते ही 1000 मील की दूरी। जब तक नवजात आत्मा बच निकलती है, तब तक उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करने और पुनर्जन्म लेने का अवसर मिलेगा, या वह अपने परिवार के पास लौटकर अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण कर सकेगी। जब समय आएगा, तो वह आज के बदले 100 गुना बदला लेगा। भागने की कोशिश कर रहे हो? गुप्त कमरे के अंदर लिंग तियान ने उस नन्ही सी आकृति को पूरी गति से भागते हुए देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने न तो उनका पीछा करने की जल्दी की और न ही उन्हें रोकने के लिए किसी जादुई वस्तु का इस्तेमाल किया। उसने बस अपना हाथ उस दिव्य दृष्टि वाले क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। वह विशेष संरचना विशेष रूप से आत्माओं के लिए बनाई गई है, जिसका हमने अभी तक उपयोग नहीं किया है। मेरे साथी ग्रामीण, तुम्हारा आत्मा का पिंजरा आखिरकार काम आ गया है। युवा स्वामी ओयांग, आपका स्वागत है असली नरक में।
प्राचीन मकबरे का निकास मार्ग। नीली रोशनी की एक लकीर बिजली की तरह अंधेरे को चीरती हुई गुजरी। नवजात आत्मा अवस्था की शक्ति इसी में निहित है। जब तक नवजात आत्मा अक्षुण्ण रहती है तब तक वह दूसरे शरीर पर कब्जा करके पुनर्जन्म ले सकती है। बस प्रतीक्षा करो, जब मैं अपने परिवार के पास लौटूंगा तो मैं इस प्राचीन मकबरे को ध्वस्त कर दूंगा और उस बदमाश की आत्मा निकाल लूंगा। नवजात आत्मा की आकृति का चेहरा आक्रोश और द्वेष से भरा हुआ था और उसकी गति अत्यंत तेज थी। वह प्राचीन मकबरे की संरचना से बाहर निकलने ही वाला था। तथापि जैसे ही वह बाहर की हवा को छूने वाला था, बज़, प्राचीन मकबरे का पूरा परिसर अचानक थोड़ा कांप उठा। प्राचीन मकबरे की गहराई से अचानक एक अदृश्य लेकिन अदम्य भयानक खिंचाव बल उत्पन्न हो उठा। ये खिंचाव बल न तो भौतिक शरीर को लक्षित करता है और न ही आध्यात्मिक शक्ति को, ये केवल आत्मा को लक्षित करता है। ये क्या है? उड़ती हुई वह नवोदित आत्मा अचानक रुक गई, मानो उसे किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ लिया हो। चाहे वह अपनी जीवन शक्ति को कितनी भी तेजी से खर्च कर दे या कितनी भी बेताबी से संघर्ष करे, वह एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता था। इसके बजाय उस खिंचाव बल ने उन्हें धीरे धीरे पीछे की ओर खींच लिया। नहीं, यह असंभव है। ये किस प्रकार की संरचना है? ओयांग फैंग डर के मारे चीख पड़ी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस खिंचाव बल का स्रोत एक अथाह ब्लैक होल जैसा था। एक बार उसमें खींच जाने के बाद आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुझे जाने दो, मैं ओयांग परिवार से हूँ। मेरे परदादा एक नवजात आत्मा पूर्वज हैं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो ओयांग परिवार तुम्हें कभी बख्शेगा नहीं। उसने धमकी देना और दया की भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उस खाली प्राचीन मकबरे में उसे केवल लगातार बढ़ती हुई खिंचाव शक्ति का ही प्रतिसाद मिला। वूश, अंततः वह और अधिक समय तक टिक नहीं सका। नवजात आत्मा प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई और उसे जबरदस्ती प्राचीन मकबरे की गहराई में वापस खींच लिया गया, उस गति से भी अधिक तेजी से जिससे वह आई थी। केंद्रीय गुप्त कक्ष। लिंग तियान ने जबरदस्ती पीछे खींची गई उस छोटी नीली आकृति को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। ये लो भाई, उसने हाथ बढ़ाया और अपने सामने मौजूद चमकते हुए आध्यात्मिक क्रिस्टल बॉल को धीरे से उठा लिया। इस समय स्पिरिट क्रिस्टल स्फीयर के अंदर एक छोटा सा भंवर बन रहा है। नहीं, इसके साथ ही एक आखिरी हताश चीख भी सुनाई दी। ओयांग फैंग की नवजात आत्मा के क्रिस्टल बॉल में समाहित हो गई। अगले ही पल आत्मा क्रिस्टल गोले के अंदर का भंवर गायब हो गया और उसकी जगह अनगिनत मंत्रों की जंजीरों में फंसी एक छोटी नीली आकृति दिखाई दी। वह छोटा आदमी गेंद के अंदर बुरी तरह छटपटा रहा था, लेकिन जादुई जंजीरें एक दुर्गम बाधा की तरह थीं जो उसे कसकर कैद कर रही थीं। इसके अलावा जब भी वह संघर्ष करता, जंजीरों से नौ पाताल लोक की अग्नि का एक विस्फोट फूट पड़ता जो उसकी आत्मा को झुलसा देता और उसे पीड़ा से तड़पने पर मजबूर कर देता। क्या यह आरामदायक है? लिंग तियान आत्मा क्रिस्टल बॉल के पास गया, उसके अंदर मौजूद अंगूठे से भी छोटे ओयांग फैंग को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें जो चाहो वो दे दूंगा। जब ओयांग फैंग ने वह विशाल चेहरा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी राक्षस को देख लिया हो और उसने बेतहाशा दया की भीख मांगी। मैं कौन हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लिंग तियान ने आत्मा के क्रिस्टल बॉल को धीरे से झटका दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम मेरे पावर बैंक हो। पावर बैंक? ओयांग फैंग पूरी तरह से अचंभित था। ये वे मजदूर थे जिन्होंने इस प्राचीन मकबरे को ऊर्जा प्रदान की। लिंग तियान ने समझाया, इस प्राचीन मकबरे की आध्यात्मिक ऊर्जा शायद लगभग समाप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि एक नवजात आत्मा साधक की संरचनाएं भी आप जैसे एक साधारण नवजात आत्मा साधक द्वारा तोड़ दी गईं। शायद इसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। आप, एक मध्य स्तरीय नवजात आत्मा साधक, हमारे लिए एक वरदान है। इसका लाभ क्यों न उठाया जाए? फ्यूजन स्टेज। तुम्हारी भयानक मौत होगी, ओयांग फैंग ने हताशा में शाप दिया। अपनी ऊर्जा बचाएं। लिंग तियान ने अपना हाथ हिलाया और आत्मा क्रिस्टल गोले से ध्वनि संचरण को काट दिया। बस यहीं रहो और इस अनंत समय और रहस्यमयी अग्नि का आनंद लो। ये सब करने के बाद लिंग तियान ने राहत की एक लंबी सांस ली और पत्थर के सोफे पर बैठ गया। सब खत्म हो गया। नवजात आत्मा के साधक, जो उसे घुटन महसूस करा रहा था, वह धूर्त और निर्दयी खलनायक अंततः अपने अंत को प्राप्त हुआ। इसके अलावा वे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, उनके पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं बची थी। उफ, मैं बहुत थक गया हूँ। लिंग तियान ने अपने बगल में बैठे वांग कई के सिर पर थपथपाते हुए कहा, हम भाग्यशाली रहे। अगर थोड़ी देर हो जाती या हमारी रणनीति थोड़ी भी कमजोर होती तो आज हमारा खेल खत्म हो जाता। भौंकना। वांग कई ने उसके हाथ को सहलाया, मानो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर आराम करने के बाद लिंग तियान ने अपना मनोबल वापस पा लिया। समस्या का समाधान हो गया है, अब इसके फल भोगने का समय है। वह बूढ़ा ताओवादी पुजारी अभी भी वहीं पड़ा है, हमें जाकर देखना होगा कि क्या वह सचमुच मर गया है। और वह शांगगुआन वानर, क्या ये विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। 167/59,028.3%। 167/59,028.3%। रियर डिस्प्ले स्पीच सेटिंग्स मो। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.13.3 WTRLAB। अमृतत्व के साधक, डटे रहो, इस प्रहार को सह लो। 168/59,028.5%। वेब जोड़ है। #168 अध्याय 1G। अध्याय 168 गायन।
लिंग तियान ने नक्शे पर एक नजर डाली। अत्यधिक शीत ऋतु के केंद्र का द्वार जमे हुए कुंड के हॉल के पीछे स्थित है। अब जब ओयांग फैंग चला गया है तो आगे का रास्ता आसान हो गया है। प्राचीन मकबरे के निकास द्वार पर स्थित सरनी नोट पर लिंग तियान की आकृति प्रकट हुई। इस समय लिंग तियान ने एक हाथ में कुत्ते को पीटने वाली छड़ी और दूसरे हाथ में नवजात आत्मा के हमले से संबंधित लकड़ी की पट्टिका पकड़ी हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही, यह एक और नवजात आत्मा का प्रहार था। ये ली दाओक्सुआन को तीसरे एल्डर मिंग तियानफांग ने तब दिया था जब वह पिछली बार तियानिक्सिंग शहर आया था। वह जगह पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। कांस्य कवच वाले शवों के टूटे हुए अंग जमीन पर बिखरे पड़े थे और हवा में सड़न और जलने की तेज दुर्गंध फैली हुई थी। कोने में वह बूढ़ा ताओवादी पुजारी, जिसने पहले अराजकता का फायदा उठाने की कोशिश की थी, अब एक गेंद की तरह सिकुड़कर बैठा था। उसका फटा हुआ ताओवादी वस्त्र खून से लथपथ था, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और वह मुश्किल से सांस ले रहा था। एक बूढ़ा अमर, एक बूढ़ा अमर। लिंग तियान चलकर उसके पास गया और उसकी सांसों की जांच की। सौभाग्य से वह मजबूत है और अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं है। बिना किसी झिझक के उसने अपने भंडारक छल्ले से अपने बड़ों द्वारा दी गई चौथी श्रेणी की उपचार गोली, कायाकल्प गोली, निकाली, जिससे एक समृद्ध औषधीय सुगंध आ रही थी, और उसे बूढ़े ताओवादी के मुंह में ठूंस दिया। एक लंबे समय खांसी खांसी। वृद्ध ताओवादी पुजारी कुछ देर तक जोर जोर से खांसते रहे और फिर धीरे धीरे जाग उठे। लिंग तियान के नकाबपोश चेहरे को देखकर उसकी धुंधली बूढ़ी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी, जो बाद में एक आपदा से बच जाने की राहत की भावना में बदल गई। युवा युवा दाओवादी साथी, क्या युवा गुरु ओयांग मर गए हैं? हाँ, वह मर चुका है। लिंग तियान ने बूढ़े ताओवादी के कंधे पर थपथपाते हुए संक्षेप में कहा, तुम यहीं पड़े रहो, लाश की तरह इधर उधर मत घूमना। मैं सारी गंदगी साफ करने जा रहा हूं और साथ ही कुछ ब्याज भी कमा लूंगा। जब अंतिम प्रहार में ओयांग फैंग की नवजात आत्मा जलकर राख हो गई तो उसका भौतिक शरीर अब मानव नहीं रह गया था। दरअसल लिंग तियान को अभी भी लाशों के दोबारा जीवित होने जैसी चीजों से थोड़ा डर लगता था, लेकिन चूंकि उसकी नवजात आत्मा को उससे छीन लिया गया था, इसलिए उसे अब डर नहीं लगता था। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको डरना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए एक स्टोरेज रिंग। अरे, उसे शव पर एक अंगूठी मिली जो पूरी तरह से हरी थी, धूल से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उससे एक हल्की आध्यात्मिक रोशनी निकल रही थी। ओयांग फैंग की भंडारण अंगूठी। मध्य स्तर के नवोदित आत्मा साधक और एक प्रतिष्ठित परिवार के युवा गुरु की संपूर्ण संपत्ति। हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। लिंग तियान ने अपनी लार पोंछी, ध्यान से नहीं देखा और उसे सीधे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने मलबे के ढेर से फ्रॉस्ट स्वॉर्ड को बाहर निकाला, जो केवल आधा ही सही सलामत था। भले ही यह टूटा हुआ है, लेकिन इसकी सामग्री, इसे वापस ले जाकर फिर से पिघलाना या वानकई के दांतों को तेज करने के लिए इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होगा। हाँ, हमें टूटे हुए लोगों को भी ढूंढना होगा, कोई जल्दी नहीं है। प्राप्त करें। ये सब करने के बाद लिंग तियान एक मेहनती छोटी मधुमक्खी की तरह पूरे गलियारे में मौजूद हर उस चीज को इकट्ठा कर रहा था जो उपयोगी, बिक्री योग्य या यहाँ तक कि जमीन पर पड़े किसी सरनी के टुकड़े के रूप में भी मौजूद थी। डॉट 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 कोल्ड पूल हॉल। वह ठंडे तालाब के किनारे खड़ा था। ठंडा तालाब निर्जीव बना रहा, उसकी सतह स्याही की तरह काली थी। ग्रामीण की डायरी के अनुसार अत्यधिक शीत ऋतु के केंद्र का प्रवेश द्वार इस बर्फीले कुंड के नीचे स्थित है। हालांकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण की सीमाएं और यांत्रिक ताले लगे हुए हैं, इसलिए आप जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकते, आपको पासवर्ड का उपयोग करना होगा। डायरी के अनुसार अत्यधिक शीत ऋतु के केंद्र का प्रवेश द्वार तालाब के तल पर स्थित है, लेकिन इसके लिए एक गुप्त कोड की आवश्यकता है। लिंग तियान के होंठ बेतहाशा फड़कने लगे जब उसने पत्थर की पट्टिका पर लिखी आवश्यकता को देखा। कृपया गीत के बोलों को पूरी भावना के साथ जोर से गाएं। उसने चारों ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां कोई नहीं है। फिर, जैसे 3 दिनों से कब्ज से पीड़ित हो, उसने शर्म से भरी गहरी आवाज में गाया। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, फूल आकाश को भर देते हैं। तुम ही हो जो अचानक प्रकट होते हो और अचानक गायब हो जाते हो। अंतिम पंक्ति गाने के बाद लिंग तियान को बेहद अपमानित महसूस हुआ और उसने जोर जोर से गाली देते हुए शून्य की ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाई। क्या आपका उपनाम झू है या शांगुआन एक संयुक्त उपनाम? अगर मैं हर दिन लघु वीडियो नहीं देख रहा होता तो क्या मैं इस बेतुके रहस्य को सुलझा पाता? बूम, बर्फ का तालाब फट गया, जिससे एक टेलीपोर्टेशन सिस्टम दिखाई दिया। लिंग तियान, जिसका चेहरा उदास था, वानकाई को बाहों में लिए हुए अंदर दाखिल हुआ। डॉट 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 प्रकाश और छाया बदलते रहते हैं, एक बेहद ठंडी आंख। यह एक प्राकृतिक भूमिगत बर्फ की गुफा है जहां का तापमान भयावह रूप से कम है। केंद्र में पीतल के 3 खजाने के बक्से रखे गए थे। जैसे ही लिंग तियान पास पहुंचा, हरे धुएं का एक हल्का सा गुबार उठा और बैंगनी रंग के पंख स्टाइल हेयर स्टाइल वाले एक अर्ध पारदर्शी प्रेत में बदल गया। अरे, तुम यहाँ हो, भाई। उस प्रेत ने अपनी आंखें खोली और एक बेहद चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे काया रूप को देखकर तो यही लगता है कि हम दोनों एक ही शहर के रहने वाले हैं। लिंग तियान के होंठ फड़क उठे। भाई, तुम्हारा हेयर स्टाइल काफी अनोखा है। बस यही है फ्यूनरल लव फैमिली की शान। उस मायावी आकृति ने विजयी भाव से अपने बाल झटक दिए, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने 3 उंगलियां ऊपर उठा लीं। पहला, आत्मा का पुनर्जन्म या शरीर का पुनर्जन्म। आत्मा का पुनर्जन्म। दूसरा, क्या आपके माता पिता ने स्वर्ग को बलिदान अर्पित किए हैं? क्या आपकी मंगेतर ने सगाई तोड़ दी है? नहीं, मेरा परिवार सौहार्दपूर्ण है। छी, कितनी बुरी शुरुआत है। प्रेत निराश लग रहा था। तीसरा, क्या आपके पास कोई सिस्टम है? वो सिस्टम जो डिंग की आवाज करता है।
लिंग तियान का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कड़वाहट छा गई। भाई, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अगर मेरे पास कोई व्यवस्था होती तो क्या मैं इस दयनीय स्थिति में होता। वह मायावी आकृति उसे काफी देर तक घूरती रही, फिर अंत में तिरस्कारपूर्वक बोली, हाँ बिल्कुल। तुमने बिना किसी प्रणाली के अमरता प्राप्त करने का साहस किया, और तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण तक भी पहुंच गए। तुम वाकई बड़े शक्तिशाली हो। दोनों ने एक दूसरे पर कुछ मजाकिया कटाक्ष किए और जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए। उस प्रेत ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा और सीधे विरासत का परिचय देना शुरू कर दिया। पहला बॉक्स, शीर्ष श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार स्टार मार्क और स्टार मार्क तलवार मैनुअल। मैं उन दिनों इसका अभ्यास करता था, यह अविश्वसनीय रूप से शानदार था। दूसरा, प्राचीन मकबरे का भव्य सरनीय आरेख। जब तक आपके पास पर्याप्त खजाने और आत्मा पत्थर हैं, तब तक एक नवजात आत्मा साधक को भी 3 दिनों तक घुटने टेकने पड़ेंगे। तीसरा वाला, एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी स्तरीय रसायन भट्टी नौयांग भट्टी, रसायन शास्त्र के लिए एक दिव्य कलाकृति। लिंग तियान ने बिना किसी सवाल के सब कुछ स्वीकार कर लिया। इतना ही, लिंग तियान ने भौहें चढ़ा लीं। अर्थ रैंक या अर्थ रैंक। अरे गांववासी, तुम तो नवजात आत्मा के स्तर के विशेषज्ञ माने जाते हो। यह महायान और विपत्ति पारगमन के बाद दूसरे नंबर का स्तर है, और तुम्हारे पास बस ये बेकार की चीजें बची हैं। स्वर्ग स्तर का एक भी जादुई खजाना नहीं। टूटा हुआ। वह प्रेत क्रोध से कांप रहा था और उस बदमाश के बाल मानो खड़े हो गए थे। तुम्हें क्या पता, छोटे से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कचरे। क्या आप जानते हैं कि स्वर्गीय श्रेणी का जादुई खजाना क्या होता है? यह एक दिव्य खजाना है। इसमें एक आत्मा होती है। अगर मैं इसे तुम्हें दे भी दूं, तो क्या तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे? मुझे डर है कि जैसे ही मैं इसे तुमसे वापस लूंगा, तुम्हारी सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारी सारी शक्ति निचोड़ लूंगा ताकि तुम एक भी वार न कर सको। अलावा, उस प्रेत की आवाज अचानक धीमी हो गई, जिसमें शर्मिंदगी झलक रही थी। जब मैं उस समय अपनी विपत्ति से गुजर रहा था, बिजली की विपत्ति का सामना करने के लिए, मैंने अपने पास मौजूद एकमात्र स्वर्ग स्तरीय जादुई खजाने को उड़ा दिया था। ये वस्तुएं मूल रूप से पारिवारिक धरोहर थीं, जिन्हें परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया जाना था। कौन जानता था कि विपत्ति से पार न पा सकने के बाद, यद्यपि मेरी मृत्यु मौके पर नहीं हुई, फिर भी मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। परिवार ने शायद सोचा होगा कि मैं बहुत पहले ही हवा में गायब हो गया हूं, इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क करने में आलस किया। उन्होंने अपना शेष समय इस मकबरे को मजबूत करने में बिताया, ये सोचकर कि यदि कोई गांववासी आए तो उन्हें ये वस्तुएं सौंप देना अच्छा होगा। किसने सोचा होगा कि मामूली सी परेशानी से वह इतना बुरी तरह घायल हो जाएगा कि कुछ ही वर्षों में उसे बिस्तर पर पड़ना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लिंग तियान समझ गया और उसने उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने साधना के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में कुछ प्रश्न पूछने का अवसर लिया। पता चला कि इस दुनिया में साधना प्रणाली उसके ज्ञान से भी कहीं अधिक कठोर थी। एकीकरण अवस्था से ऊपर महायान अवस्था है। एकीकरण अवस्था से महायान अवस्था तक पहुंचने के लिए लघु स्वर्गीय कष्ट 39 स्वर्गीय कष्ट से गुजरना पड़ता है। और जो लोग महायान अवस्था की कष्ट पीड़ा में प्रवेश करते हैं, उन्हें वास्तविक महान स्वर्गीय कष्ट 6-9 या यहाँ तक कि 9-9 स्वर्गीय कष्ट से गुजरना पड़ता है। उस समय मैं छोटी सी स्वर्गीय विपत्ति में बिजली के आखिरी झटके से गिर पड़ा था। प्रेत ने आह भरते हुए कहा। वास्तव में अतीत को याद करना बहुत दर्दनाक है। लिंग तियान ने अपना हाथ हिलाया, फिर मायावी आकृति को ध्यान से देखने लगा। बस इतना ही काफी है, हमने खजाना तो ले लिया, लेकिन उस चीज का क्या? ये क्या बकवास है? प्रेत ने अज्ञानता का नाटक करते हुए पूछा। दिखावा करना बंद करो, ये संभावना है, ये जी स्पॉट है। लिंग तियान ने बर्फ की गुफा के आधे हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं खास तौर पर इसी के लिए यहाँ आया हूँ। छी, तुम तो भाग्यशाली हो। मैंने लगभग 1000 साल इंतजार किया और यह होगा नहीं, लेकिन तुम्हारे आते ही यह हो गया। वह प्रेत कोने की ओर बढ़ा और बर्फ पर फैली एक छोटी बैंगनी सुनहरी बेल की ओर इशारा किया। स्वर्गीय नस वाली बैंगनी सुनहरी बेल। बस यही है। उस बर्फ पर एक अत्यंत छोटी, उंगली जितनी लंबी, बैंगनी सुनहरे रंग की लता उगी हुई थी, जो कांटों से ढकी हुई थी। लिंग तियान की आंखें पल भर में चमक उठीं। ज्यादा उत्साहित मत हो। प्रेत ने उस पर ठंडा पानी डाला। ये चीज अभी अंकुरन अवस्था में लग रही है। दवा में इस्तेमाल होने के लिए इसे कम से कम 300 साल चाहिए। और यह चीज बहुत नाजुक है। 300 साल। लिंग तियान हताश दिख रहा था, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था कि क्या उसे जोखिम उठाना चाहिए। अगर उसने दवा को अपने स्थानिक आयाम में नहीं भेजा, तो 300 साल बाद वह किसे देगा? भूल जाओ, तुम यहाँ एकांत में रहकर इसकी रखवाली कर सकते हो, या बाद में वापस आ सकते हो। मैं इस संरचना को और मजबूत करूंगा, और यह बिना किसी समस्या के अगले 1000 या 800 वर्षों तक टिकी रहेगी। बस केंद्रीय आध्यात्मिक क्रिस्टल को अपने पास रखें। जब तक आप प्राचीन मकबरे के अंदर हैं, एक बार जब मैं इसे मजबूत कर दूंगा, तब तक कोई भी आपको छू नहीं सकता जब तक कि एकीकरण स्तर या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति न आ जाए। वह मायावी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। मुझे भी अब चलना चाहिए। स्वर्गीय शिरा बैंगनी स्वर्ण लता पर एक नजर डालते हुए उसने कहा, प्रिय ग्रामवासी, यदि आप सक्षम हैं, तो मैं आपसे शांगुआन परिवार के मामलों में मदद करने का अनुरोध करना चाहता हूं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि आप मेरे लिए एक अधिक रोमांचक जीवन जिएं। मेरी तरह मत बनो। मैंने पूरी जिंदगी अमरता की साधना की, और अंत में मेरे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं बचा। इतना कहकर वह प्रकाश के एक छोटे से बिंदु में बदल गया और गायब हो गया। लिंग तियान ने शून्य को प्रणाम किया। शांति से आराम करो, भाई।
ये सब करने के बाद भी लिंग तियान वहां से नहीं गया। प्रत्यारोपण संभव नहीं है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। उसने पौधे पर एक नजर डाली, फिर इस बेहद ठंडे स्थान के वातावरण पर। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर और पूरी तरह से सुरक्षित है, जो इसे एकांत के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। तो अभी यहीं रुकते हैं और बाद में कोई हल निकालेंगे। और हाँ, साथ ही उन दोनों का भी ख्याल रख लेना। लिंग तियान मुड़ा और टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से कोल्ड पूल हॉल में वापस चला गया। क्या ये विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। 168/59,028.5%। 168/59,028.5%। रियर डिस्प्ले स्पीच सेटिंग्स मो। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.13.3 WTRLAB। अमृतत्व के साधक, डटे रहो, इस प्रहार को सह लो। 169/59,028.6%। वेब जोड़े। #169 अध्याय 1 में और वान कई रह गए। अध्याय 169 केवल मैं और वान कई ही बचे थे। कई दिनों के आराम के बाद और लिंग तियान द्वारा उदारतापूर्वक दी गई औषधीय गोलियों की बदौलत बूढ़े ताओवादी के घाव हालांकि पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, कम से कम सामान्य रूप से चलने में सक्षम थे और उनके चेहरे की रंगत काफी गुलाबी हो गई थी। वृद्ध ऋषि, आप काफी अच्छे से ठीक हो गए हैं। कुछ देर बाद लिंग तियान दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसके हाथ में अभी भी उसकी जानी पहचानी कुत्ते को पीटने वाली छड़ी थी और उसके चेहरे पर वही अपरिवर्तनीय मुस्कान थी। हे युवा दाओवादी, आपकी कृपा से मैं मृत्यु से बच गया। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लिंग तियान की ओर हाथ जोड़कर कहा, अगर इस बार तुम न होते तो मैं बहुत पहले ही उन कांस्य कवचधारी लाशों का भोजन बन चुका होता। ओयांग फैंग से बच पाना तो दूर की बात है। मैं तुम्हारी इस दयालुता को याद रखूंगा। हम कृतज्ञता के बारे में बाद में बात करेंगे। लिंग तियान ने हाथ हिलाया, बगल वाले पत्थर के कक्ष की ओर इशारा किया जो कई सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ था, और धीमी आवाज में कहा, मैंने उस व्यक्ति के लिए भी व्यवस्था कर दी है। वह एक बूढ़ा ताओवादी पुजारी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ आया कि उसका क्या मतलब है, और उसके चेहरे के भाव बदल गए। आपका मतलब शांगगुआन परिवार की सबसे बड़ी बेटी से है? ये सही है। लिंग तियान ने सिर हिलाया। हालांकि वह अभी भी कैद में है, लेकिन वह होश में है। मैं पहले निकलता हूं, तुम उसे अपने साथ ले जाओ और एक दिन में निकल जाओ। यह बूढ़े ताओवादी पुजारी हिचकिचाए। वृद्ध ऋषि, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लिंग तियान थोड़ा और करीब आया, उसकी आवाज गंभीर हो गई। तुमने इस बार गाइड का काम तो ले लिया था, लेकिन सारे नियोक्ता खत्म हो गए और तुम अकेले बचे हो। अगर तुम अकेले वापस जाओगे तो शांगगुआन परिवार के वे पुराने राक्षस क्या सोचेंगे? क्या वे तुम्हें निर्दोष मानेंगे? ओयांग परिवार का क्या होगा? बूढ़ा ताओवादी पुजारी पूरी तरह से कांप उठा और उसके शरीर पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। हाँ, ओयांग फैंग मर चुका है, उसके रक्षक मर चुके हैं और उसकी नौकरानी भी मर चुकी है। अगर शांगगुआन वान ए भी मर चुका है या लापता है, तो एकमात्र जीवित व्यक्ति होने के नाते शांगगुआन परिवार द्वारा उसकी गहन जांच की जाएगी और उसकी आत्मा को निकाल लिया जाएगा। उस समय समझाने की बात तो दूर, शायद आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मेरे युवा मित्र, तुम सही कह रहे हो। तुमने इस बूढ़ी ताओवादी को फिर से बचा लिया है। मुझे उसे वापस ले जाना होगा। लिंग तियान ने बूढ़े ताओवादी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम्हें न सिर्फ उसे वापस लाना है, बल्कि उसे सही सलामत वापस लाना है। इस तरह तुम न सिर्फ बेदाग साबित होगे, बल्कि पुण्य भी कमाओगे। तुमने शांगगुआन परिवार की सबसे बड़ी बेटी की जान बचाई और ओयांग परिवार की साजिश का पर्दाफाश किया। ये शांगगुआन परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भविष्य में तियानशिंग शहर में कौन तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा? यह उस बूढ़े ताओवादी की आंखों में प्रकाश की एक चमक कौन थी? ये गणना बिल्कुल स्पष्ट है। तो तुम्हारा क्या कहना है, नौजवान दाओवादी? बूढ़े दाओवादी ने लिंग तियान को हैरानी से देखा। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? यहाँ जो कुछ भी हुआ है, उसका सबसे ज्यादा श्रेय तुम्हें ही जाता है। मैं लिंग तियान मुस्कुराया और एक कदम पीछे हट गया। मुझे कुछ निजी काम निपटाने हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा डरपोक भी हूँ। भले ही वह युवती अब आसानी से मान गई है, फिर भी वह अभी भी अपनी आध्यात्मिक अवस्था के चरम पर है। अगर वह जाने के बाद मुझसे मुंह मोड़ ले, या अगर वह मुझे पसंद न करे और बिना किसी चेतावनी के मुझे थप्पड़ मार दे तो क्या होगा? तब मैं किसके पास जाकर रोऊंगा? तो हम यही विदा लेते हैं, फिर कभी मिलेंगे। जब वह बोल रहा था, लिंग तियान ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे बूढ़े ताओवादी पुजारी को सौंप दिया। यह बाहर निकलने का रास्ता है। याद रखना, नक्शे पर बने रास्ते का सख्ती से पालन करना है, इधर उधर भटकना मत। इस प्राचीन मकबरे के मालिक का मुझसे कुछ संबंध है और मैंने यहाँ सभी घातक प्रणालियां सक्रिय कर दी हैं। अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया, हाँ, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, अगर कोई नवजात आत्मा के अंतिम चरण में भी आ गया तो उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने कांपते हाथों से नक्शा उठाया। सभी को सक्षम करें। क्या सभी नवजात आत्मा साधक अंतिम चरण में ही मर जाते हैं? इस बच्चे को इस प्राचीन मकबरे के कितने रहस्य पता हैं? अलावा लिंग तियान ने बगल वाले पत्थर के कक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उस दरवाजे पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। मेरे एक दिन के लिए बाहर जाने के बाद वह अपने आप खुल जाएगा। तब तुम अंदर जाकर उसकी मुहर तोड़ सकते हो। पहले ऐसा मत करना, मुझे पहले भागना होगा, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
समझ गया। वृद्ध ताओवादी पुजारी ने बार बार सिर हिलाया और नक्शे को बड़ी सावधानी से अपने वस्त्रों में इस प्रकार रखा मानो वह कोई अनमोल खजाना हो। ठीक है, तो बात पक्की हो गई। लिंग तियान ने उस बूढ़े लोमड़ी पर आखिरी नजर डाली, जिसे लगभग 1 महीने तक उसके साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। हे वृद्ध अमरदेव, यह विदाई लंबी और कष्टदायक है। यदि आप सचमुच समृद्ध हों और हमारा फिर से मिलना तय हो, तो मुझे एक भव्य आध्यात्मिक भोज देना न भूलें। पिछली बार की तरह कंजूस न बने। बिल्कुल बिल्कुल। वृद्ध ताओवादी पुजारी की आंखें थोड़ी लाल थीं, और उन्होंने गंभीरतापूर्वक ताओवादी अभिवादन किया। युवा मित्र, अपना ख्याल रखना। लिंग तियान ने लापरवाही से हाथ हिलाया, मुड़ा और अंधेरे गलियारे में चला गया। सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन ताबीज को कसकर पकड़ लिया। हम वापस उसी परिचित गुप्त कमरे में थे। कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई। लिंग तियान की लुप्त होती आकृति को देखते हुए बूढ़े ताओवादी ने आह भरी, उनका हृदय मिश्रित भावनाओं से भर गया था। ये युवक रहस्यमय, निर्दयी और लालची है, फिर भी उसमें एक अवर्णनीय मानवता भी मौजूद है। एक दिन बाद, जैसा कि लिंग तियान ने कहा था, बगल के पत्थर के कक्ष पर लगे अधिकांश प्रतिबंध स्वतः ही समाप्त हो गए। बूढ़ा ताओवादी पुजारी सावधानीपूर्वक अंदर गया और लिंग तियान द्वारा छोड़ी गई जेड पर्ची पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए शांगगुआन वान एर की पीठ पर लगे आत्मा सीमित ताबीज को हटा दिया और एक विशेष तकनीक का उपयोग करके आत्मा स्थिरीकरण सुई को बाहर निकाल लिया। पुकारना। जैसे ही प्रतिबंध का अंतिम निशान भी हट गया, शांगगुआन वान एर का अकड़ा हुआ शरीर आखिरकार ढीला पड़ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, और उनमें तुरंत एक भयावह चमक दिखाई दी। यद्यपि शिखर पर पहुंचे नवजात आत्मा के साधक का दबाव कमजोर था, फिर भी इसने वृद्ध ताओवादी को घुटन महसूस कराई। वो कमीना कहाँ है? शांगगुआन वान एर तुरंत पालथी मारकर ध्यान करने और अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए बैठ गई। उसके पहले शब्द एक सवाल थे जो उसने दांत पीसते हुए पूछा। ओह, उसकी मौत हो गई है। उसकी मृत्यु कैसे हुई? उन्हें कांस्य कवचधारी ज़ोंबी ने घेर लिया और मार डाला। आप कांस्य कवच वाले शव को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना? उसे क्यों मारा गया? उद्धरण चिन्ह। मिस, आप किसका जिक्र कर रही हैं? तुम्हारे साथी के अलावा और कौन हो सकता है? वो कमीना। रुको, तुमने मृत कहा, क्या तुम्हारा मतलब ओयांग फैंग से है? उस लड़के ने ओयांग फैंग को मार डाला। नहीं महोदया, वह लड़का तो केवल ची शोधन के चरण में था। वह युवा स्वामी ओयांग को कैसे मार सकता था? युवा स्वामी ओयांग की हत्या तांबे के कवच वाले शव ने की थी। मैं उस समय वहीं मौजूद था और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। शांगगुआन वान एर काफी देर तक चुप रही। वह लड़का क्यों चला गया? उसे गए हुए कितना समय हो गया है? बूढ़े ताओवादी पुजारी ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, हम पूरे दिन से चल रहे हैं। शांगगुआन वान एर अचंभित रह गई, फिर उसने अपनी दिव्य चेतना को सक्रिय किया, जिसने तुरंत 100 मील के क्षेत्र को कवर कर लिया। बिल्कुल, वह खाली था। वहां इंसान का कोई निशान तक नहीं बचा था, यहां तक कि कुत्ते का एक बाल भी नहीं। यह काय क्रोधित होकर शांगगुआन वान एर ने अपनी मुट्ठी पत्थर की पटिया पर पटकी, जिससे कठोर नीले पत्थर में दरार पड़ गई। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक जटिल भाव प्रकट हुआ। उसमें थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी बेबसी और थोड़ी सी गहरी कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन अपना नाम तक नहीं बताया। वे तो मुझसे, यानी घायल से, प्रतिशोध लेने से भी डरते हैं। छोटे बच्चे, तुम सचमुच बहुत सावधानी से जी रहे हो। उसने अपनी छाती पर रखे ताओवादी वस्त्र को छुआ, जो अपनी मूल स्थिति में बहाल हो चुका था, और फिर उसने सरल लेकिन सुरक्षित पत्थर के कक्ष पर एक नजर डाली। तुम भाग्यशाली हो कि तुमने तेजी से दौड़ लगाए। मैं इस एहसान को याद रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस विशाल पर्वत श्रृंखला में नहीं मरोगे। बाद में, मैं तुम्हारा अपहरण करने के लिए तुम्हें ठीक से धन्यवाद दूंगा। अंतिम कुछ शब्दों में असीम क्रोध और अथाह कृतज्ञता दोनों ही भाव समाहित थे, जिससे एक विरोधाभासी भावना उत्पन्न हो रही थी। चलो चलें, ताओवादी पुजारी। शांगगुआन वान एर खड़ी हुई, अपने कपड़े समेटे और एक सभ्य युवती की तरह संयमित और शांत भाव धारण कर लिया। हमें वापस जाना चाहिए। हालांकि ओयांग फैंग को गोल्डन बॉडी कॉपर आर्मर कॉप्स ने मार डाला, लेकिन उसकी आत्मा निश्चित रूप से बच निकली है। ओयांग परिवार से हमें कुछ हिसाब चुकता करना है। और प्राचीन मकबरे के सबसे गहरे हिस्से में केंद्रीय गुप्त कक्ष। लिंग तियान ने दोनों आकृतियों को पानी के दर्पण में गायब होते देखा और अंत में राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि वे चले गए, उनके जाने के बाद अब शांति रहेगी। उसने हाथ के इशारे से प्राचीन मकबरे के सभी बाहरी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे लॉकडाउन का उच्चतम स्तर सक्रिय हो गया। उस क्षण से ये प्राचीन मकबरा एक अलग थलग द्वीप बन गया, जो दुनिया से कटा हुआ था। अगला, लिंग तियान ने पीछे मुड़कर अपने पीछे मौजूद टेलीपोर्टेशन सरणी को देखा, जो अत्यधिक शीत ऋतु की आंख की ओर जाती थी। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। अब अकेले समय बिताने का समय है। चमत्कारी दवा, मैं आ रहा हूं। Problematic ad. Report it here. You can disable pop-up ads by becoming a contributor. Become a contributor. 169/59028.6%. 169/59028.6%. Redisplay speech settings more. पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.13.3 WTRLAB
अमृतत्व के साधक, डटे रहो। इस प्रहार को सह लो। 170/59 वेब जोड़ #170 अध्याय 170 को एकांतवास से बाहर होना चाहिए। अध्याय 170 को एकांतवास से बाहर होना चाहिए। प्राचीन मकबरे के पूरी तरह से सील हो जाने के बाद मानो पूरी दुनिया शांत हो गई। अब कोई साजिशें और आपसी झगड़े नहीं थे, कोई जीवन मरण की लड़ाई नहीं थी, केवल खेती बाड़ी, कृषि और कुत्तों को पीटना था। भौंक भौंक भौंक, मदद करो, ये कुत्ते पर अत्याचार है। प्राचीन मकबरे के केंद्रीय कक्ष में एक अराजक दृश्य देखने को मिला, जिसमें लोग और कुत्ते इधर उधर भाग रहे थे। सुनहरी आभा पत्थर के खंभों के बीच बेतहाशा दौड़ती हुई दिखाई दी। उसकी गति इतनी तेज थी कि दिव्य चेतना भी मुश्किल से ही उसका पता लगा पाई। ये सौभाग्य का समय है। उसके पीछे लिंग तियान पन्ना हरे रंग की कुत्ते को पीटने वाली छड़ी पकड़े हुए ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर घोर निराशा के भाव थे। भागना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? लिंग तियान चिल्लाया, तुम्हें फुर्तीला होना होगा। बेवकूफों की तरह इधर उधर मत भागो। बाएं दाएं कूदो। स्मैक, कुत्ते को पीटने वाली छड़ी ने वांगकई के नितंबों पर बिल्कुल सटीक प्रहार किया। हालांकि इसमें किसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था, फिर भी यह छड़ी कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ये दिव्य कष्टों से तपकर कठोर हो गई थी और इसके प्रत्येक प्रहार से एक झंझनाहट भरी विद्युत धारा प्रवाहित होती थी। आओ, वांगकई ने दर्द से कराहते हुए चीख मारी। उसके शरीर के बाल खड़े हो गए, उसे बेहद दर्द महसूस हो रहा था। फिर से, अगर तुम मुझसे बच भी नहीं सकते तो भविष्य में जब तुम्हारा सामना चौथे दर्जे के राक्षसों से होगा तो तुम उनके लिए सिर्फ एक नाश्ता बनकर रह जाओगे। लिंग तियान ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उसकी छड़ी छायादार ब्लेडों से भरे आकाश में बदल गई, जिसने वांगकई को घेर लिया। शुरू में वांगकई काफी खुश था, ये सोचकर कि वह आखिरकार अपने मालिक के साथ लड़ाई कर सकता है, और उसने 2-3 बार काटकर पलटवार करने की कोशिश भी की। लेकिन उस साधारण सी दिखने वाली बांस की छड़ी से कुत्ते की तरह व्यवहार करना सीख लेने के बाद वह पूरी तरह से डरपोक हो गया। बहुत दर्द हो रहा है। इसके अलावा उस तरह का दर्द सिर्फ त्वचा का दर्द नहीं था, यह एक झुनझुनी वाला, सुन्न कर देने वाला दर्द था जो सीधे अस्थि मज्जा तक जाता था। लेकिन समय बीतता गया, 1 महीना बीत गया। लिंग तियान ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि हालांकि मृत कुत्ते को हर दिन पीटा जाता था, फिर भी उसकी त्वचा और मांस सख्त होते जा रहे थे। यहाँ तक कि उसका शरीर, जो मूल रूप से केवल बैंगनी आग और बिजली से बना था, उसमें भी धीरे धीरे विपत्ति की बिजली के निशान दिखाई देने लगे। ये है पर्पल एक्सट्रीम हेवनली थंडर की आभा। हे भगवान, क्या ये कुत्ते को पीटने वाली छड़ी आपके शरीर को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकती है? लिंग तियान ने हैरानी से अपनी जीभ चटकाई। लगता है मुझे भविष्य में उन्हें और भी ज्यादा पीटना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं, छड़ी का इस्तेमाल न करने से बच्चा बिगड़ जाता है। इस प्रकार 1 वर्ष से अधिक समय से पुत्रवत श्रद्धा और माता पिता के प्रेम का ये दृश्य प्राचीन मकबरे में प्रतिदिन घटित होता रहा है। बेशक, कुत्ते को पीटने के अलावा लिंग तियान ने अपने महत्वपूर्ण व्यवसाय की भी उपेक्षा नहीं की। हर 3 महीने में लिंग तियान एक चोर की तरह चुपके से मकबरे के निकास द्वार के बिल्कुल किनारे तक जाता था। उसे डर था कि कहीं ओयांग परिवार के जासूस या उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर बाहर घात लगाकर न बैठे हों, इसलिए उसने प्राचीन मकबरे के क्षेत्र को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद वह एक विशेष संचार ताबीज निकालता और संप्रदाय को आश्वासन का एक बहुत ही संक्षिप्त संदेश भेजता। आपका शिष्य स्वस्थ है और इस समय एक गुप्त स्थान पर एकांतवास में है। मेरे बारे में चिंता न करें। जहां तक दिव्य औषधि, प्राचीन मकबरे और ओयांग फैन की बात है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। साधना की दुनिया में तरीके अप्रत्याशित होते हैं। यदि आपकी आवाज किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा पकड़ ली जाती है, तो समझ लीजिए आप सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। गौदाओ का 10वां नियम, जिन रहस्यों को बताया नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। हर बार जब वह कोई टेलीपैथिक संदेश भेजता था, तो वह एक चौंके हुए खरगोश की तरह तेजी से प्राचीन मकबरे की गहराई में वापस चला जाता था। समय उस हड्डी की तरह है जिसे वांगकई कुतरता था, ये पलक झपकते ही गायब हो जाता है। पलक झपकते ही 1.5 साल बीत गया। इस 1.5 साल के दौरान लिंग तियान का जीवन समृद्ध होने के साथ साथ नीरस भी था। दिन के दौरान उसने और वांगकई ने अपने साथी ग्रामीणों द्वारा छोड़े गए हर कोने को तहस नहस कर दिया। उन्होंने उन सरणी निर्माण संबंधी जानकारियों और हथियार परिष्करण संबंधी नोट्स का अध्ययन इस प्रकार किया मानो वे उपन्यास हों, विशेष रूप से स्मॉल सुमेरु 9 पैलेसेस कंपोजिट एरे का, जिसे वे लगभग 70-80% तक पूरी तरह से समझते थे। जहां तक उस सर्वोच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय स्टार मार्क स्वॉर्ड टेक्निक की बात है, लिंग तियान ने 2 दिनों तक अपनी तलवार लहराई। इस प्रक्रिया में वह लगभग अपना ही पैर काट बैठा था। छोड़ो इसे, हर किसी की अपनी विशेषज्ञता होती है। मैं तो बस एक छोटी सी चीज को तोड़ने के लिए हथौड़ा चलाने जैसा हूं। इस तरह के तकनीकी काम के लिए मैं बना ही नहीं हूं। उसने तलवार का त्याग तो कर दिया, लेकिन वह कुत्ते को पीटने वाली छड़ी का अभ्यास कुछ तलवारबाजी की नियमावली के समान तरीके से करता था, और कभी कभी वह उस संप्रदाय से लाई गई गोलियों के सूत्रों का अध्ययन करता था। शाम के समय हमेशा अतिरिक्त भोजन का समय होता है। उन्होंने जो कई हजार किलोग्राम चौथे दर्जे के राक्षस का मांस प्राप्त किया था, उसे उसने और वांगकई ने विभिन्न तरीकों से खाया। ब्रेस्ड बियर पॉ, स्टीम्ड वुल्फ रिब्स, चारकोल ग्रिल्ड विप। वह आदमी और कुत्ता मुंह में तेल भरकर खाना खा रहे थे। उनकी जीवन शक्ति 2 खूंखार जानवरों की तरह थी जो मानव कुत्ते के रूप में प्रकट हुए हों। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात तो अभी भी खेती ही है। प्रतिदिन 1 घंटे के लिए बाहरी दुनिया में उस स्थान में प्रवेश करना 8 दिनों से अधिक समय तक आंतरिक साधना करने के बराबर है।
1.5 साल में ही उसने उतना ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जितना उसने 10 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में साधना की थी। लेकिन तभी कुछ भयानक घटित हुआ जिसके कारण लिंग तियान का दिल रुक गया। उस दिन हमेशा की तरह वह अत्यधिक शीत ऋतु के केंद्र में गया ताकि पंचतत्वों के आध्यात्मिक तरल के साथ मिश्रित आध्यात्मिक झरने के पानी का उपयोग करके स्वर्गीय शिरा बैंगनी स्वर्ण लता पर जल नियंत्रण तकनीक का प्रयोग कर सके। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे भयभीत कर दिया। अत्यधिक ठंड के कारण आई ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड के शीर्ष पर मौजूद प्राचीन बर्फ एक नुकीले बर्फ के ब्लेड में जम गई है। संयोगवश बर्फ का टुकड़ा सीधे नीचे गिरा और उस दिव्य जड़ी बूटी की मुख्य बेल के बीचों बीच से होकर गुजरा जो केवल 1 उंगली की लंबाई की थी। स्नैप! चमत्कारी औषधि की मुख्य बेल का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया गया था। हे भगवान! उस क्षण लिंग तियान को ऐसा लगा जैसे आकाश ढह गया हो। ये 9वीं कक्षा की दिव्य औषधि है। गांव वाले हजारों साल तक उसकी परछाई देखे बिना इंतजार करते रहे और फिर जब वे उसे देख रहे थे तभी उन्होंने उसे तोड़ दिया। हमें इसका समाधान करना ही होगा। हमें निश्चित रूप से इसका समाधान करना होगा। लिंग तियान ने घबराकर अपने स्थानिक भंडार से पंचतत्व आत्मा तरल पतला संस्करण निकाला और उसे घायल मुख्य लता पर इस तरह डाल दिया जैसे वह मुफ्त में उपलब्ध हो। सौभाग्य से ये दिव्य औषधि अत्यंत शक्तिशाली थी। आध्यात्मिक द्रव से पोषित होकर घाव धीरे धीरे भर गया। यद्यपि उसकी जीवन शक्ति बुरी तरह क्षीण हो गई थी फिर भी वह कम से कम जीवित तो रहा। जहां तक उस हिस्से की बात है जिसे काट दिया गया था। लिंग तियान अपने हाथ में टूटी हुई बेल को देखते हुए सोच में डूब गया जो केवल नाखून के आकार की थी और अभी भी हल्की बैंगनी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। वैसे भी इसे फेंक ही दिया गया है, क्यों न हम इसे आजमा कर देखें। उन्हें अचानक एक विचार आया और उन्होंने टूटी हुई बेल को उस खाली जगह में ले लिया। उसने इसे यूं ही बेतरतीब ढंग से लगाने की हिम्मत नहीं की बल्कि इसे रहस्यमय और अप्रत्याशित हरी आत्मा माता बांस के नीचे लगाया जो पूरे स्थान में सबसे प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाला सी स्थान था। आपका जीवन या मृत्यु आपके भाग्य पर निर्भर करती है। लिंग तियान ने उस पर शुद्ध पंचतत्व आध्यात्मिक द्रव की एक बूंद डाली और फिर इसे भाग्य पर छोड़ दिया। ... समय बहुत तेजी से बीतता है और बाहरी दुनिया में 1 साल गुजर चुका है। इस दिन लिंग तियान का पुनर्जन्म के बाद 22वां जन्मदिन था। बहुप्रतीक्षित कौशल अंक आवंटन प्रणाली वापस आ रही है। पिछले साल लिंग तियान को लगा कि प्राचीन मकबरे में कुछ भी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसने उसे एक तरफ रख दिया। अब कुल 2 अंक हो गए हैं। लिंग तियान ने अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखा और गहरी सोच में डूब गया। संविधान 5 माना, 3 शक्ति, 3 गति, 6 आत्मा, 3 गति। मैं पहले इसे काफी महत्वपूर्ण मानता था लेकिन जब आपका सामना एक नवजात आत्मा के साधक से होता है तो ये गति पर्याप्त नहीं होती। लिंग तियान ने आत्मनिंदा करते हुए हल्की सी हंसी हंसी। ओयांग फैंग की तुलना में उसकी कथित अजेय गति एक घोंघे की तरह रेंगती हुई प्रतीत होती थी। अंततः अमरत्व की साधना पूरी तरह से व्यक्ति की नींव और क्षेत्र पर निर्भर करती है। कमजोर शारीरिक बनावट, आध्यात्मिक ऊर्जा का धीमा अवशोषण और कई अड़चने घातक दोष हैं। शक्ति भी आवश्यक है, अन्यथा चाहे नीला बांस का डंडा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकेगा। लिंग तियान ने अब और संकोच नहीं किया और अपना हाथ हिलाया। संविधान और मजबूत संविधान में अंक जोड़ें। मूल अस्थि 5 greater than 6, शक्ति 3 greater than 4। जैसे ही एट्रीब्यूट पॉइंट्स जोड़े गए, लिंग तियान को अपने शरीर के भीतर एक जोरदार धमाका महसूस हुआ, मानो कोई बेड़ियां टूट गई हों। हालांकि पंचतत्वों की गर्जना से उसका शरीर मजबूत हो चुका था और अब उसमें से निकालने के लिए बहुत कम अशुद्धियां बची थीं, फिर भी उसकी नसों के अचानक चौड़े और अधिक लचीले हो जाने का एहसास वास्तविक था। आसपास के ऊर्जा के 5 तत्व खून की गंध सूंघने वाली शार्क की तरह उसकी ओर उमड़ पड़े। अवशोषण की दर पहले की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक तेज थी। क्या शारीरिक क्षमता में सुधार का यही लाभ है? बहुत बढ़िया। लिंग तियान बेहद खुश था। इस प्रोत्साहन के साथ उनकी साधना की गति में एक बार फिर नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। एक दिन जब लिंग तियान ने दोबारा उस अंतरिक्ष में प्रवेश किया तो वह अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। किंगलिंग माता बांस, जिस टूटी हुई बेल को विलुप्त मान लिया गया था, वह न केवल बच गई बल्कि इसके बजाय जड़ पकड़ ली और अंकुरित हो गई। इसके अलावा अंतरिक्ष में प्रवाह दर से 100 गुना अधिक समर्थन के साथ यह एक चमत्कारी लता के रूप में विकसित हो गया है जो 1 फुट लंबा है, पूरी तरह से बैंगनी सुनहरा है और इसके पत्ते अजगर के शिल्कों की तरह हैं। बेल के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर भी नीलमणि जैसी एक छोटी सी फूल की कली खिल उठी थी। ये खिल रहा है, ये सचमुच जीवित है। लिंग तियान इतना उत्साहित था कि वह खुशी से नाचने लगा। स्पेस द्वारा उत्पादित किसी भी वस्तु की उच्च गुणवत्ता की गारंटी है। इस चमत्कारी जड़ी बूटी की गुणवत्ता तो इसके मूल पौधे से भी कहीं बेहतर है। साथ ही अपने 2.5 साल के कठिन प्रशिक्षण के दौरान उनकी साधना का स्तर तेजी से नींव स्थापना के दूसरे स्तर से बढ़कर छद्मकोर क्षेत्र तक पहुंच गया। वह अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने से बस एक कदम दूर है। लेकिन वह रुक गया क्योंकि पंचतत्व नियमावली का तीसरा स्तर स्वर्ण अमृत अध्याय केवल एक ही आरंभिक बिंदु से शुरू होता है। इसके अलावा उस शुरुआती वाक्य ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। जब पंचतत्व एक साथ आते हैं तो स्वर्ण अमृत बनता है। पंचतत्वों के स्वर्ण अमृत को बनाने के लिए एक ऐसा स्थान खोजना आवश्यक है जहां पंचतत्व संतुलित हों और शरीर में संचारित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से पंचतत्वों की आदिम ऊर्जा को ग्रहण करना आवश्यक है। एक ऐसा स्थान जहां 5 तत्व संतुलन में हों। लिंग तियान ने शब्दों को देखते हुए थोड़ा सा माथा सिकुड़ा।
आधार निर्माण के लिए पंचतत्वों के तूफान के केंद्र की आवश्यकता होती है, जबकि मूल निर्माण के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहां पंचतत्व संतुलित हों। ये तकनीक वाकई बेहद नाजुक है। ऐसा लगता है कि इस प्राचीन मकबरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र लता को एज और स्पिरिट बैम्बू के आधार पर रोपने के बाद वह अंतरिक्ष से गायब हो गया। लिंग तियान ठंडे पूल हॉल में खड़ा था, उस भूमिगत दुनिया को देख रहा था जिसे वह पहले ही खाली कर चुका था। स्वर्गीय नस की गोली का फॉर्मूला भी है, साथ ही अन्य सहायक दवाएं भी। कोर फॉर्मेशन का स्थान, हमें बाहर जाकर ये सब ढूंढना होगा। चलो वांग कई, हमें दर्रे को छोड़ देना चाहिए। क्या ये विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। 170/59,28.8%। 170/59,28.8%। रियर डिस्प्ले स्पीच सेटिंग्स मो पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसी कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.13.3 WTRLAB अमृतत्व के साधक डटे रहो, इस प्रहार को सह लो। 171/59,029%। वेब जोड़ है। #171 अध्याय 171 आध्यात्मिक पादप संवर्धितकर्ता का अपरिहार्य पेशा। अध्याय 171 आध्यात्मिक पादप संवर्धितकर्ता का अपरिहार्य पेशा। कोल्ड पूल का हॉल सन्नाटे में डूबा हुआ था। लिंग तियान ने अपने ग्रामीण साथी की मोटी डायरी अपने हाथ में पकड़ रखी थी। वह बर्फीले कुंड की तलहटी में स्थित टेलीपोर्टेशन एरे को खाली निगाहों से घूर रहा था, जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। मेरे प्यारे गांव वाले, मैं आपकी सैन्य संरचना बनाने की कुशलता की प्रशंसा करता हूं, लेकिन ईंधन की खपत बहुत ज्यादा है। लिंग तियान ने डायरी में लिखे पारंपरिक चीनी अक्षरों की पंक्ति की ओर इशारा किया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्या आप टेलीपोर्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, कृपया सक्रियण ऊर्जा के रूप में सरनी के कोर में 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जमा करें। कृपया ध्यान दें, यह एक बार की सेवा है और इसका रिफंड नहीं मिलेगा। 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। लिंग तियान ने दांत पीसते हुए कहा, यह कोई टेलीपोर्टेशन एरे नहीं है, ये तो पैसे को टुकड़े टुकड़े करने वाली मशीन है। तुम मरे तो नहीं होना, मेरी किस्मत को घूर रहे हो। भौंकना। वानकई ने अपना सिर झुकाया और अपने दोनों अगले पंजों से लिंग तियान की पतलून के पांव को खींचने लगा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में विनती और आग्रह का भाव था, मानो वह पूछ रहा हो कि क्या वह जल्दी से यहां से जा सकता है, क्योंकि वह अब यहां मार नहीं खाना चाहता था। चलो, हमें जाना होगा। लिंग तियान ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। यहां रहना हमारे संसाधनों की बर्बादी मात्र है। अगर एक दिन ओयांग परिवार का वह नवजात आत्मा पूर्वज अचानक ओयांग फैंग की जांच करने आ गया, तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जीवन तो हमेशा के लिए चला जाता है। इसके अलावा अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। खुद को दिलासा देने की कोशिश करते हुए उसने कांपते हाथों से अपनी भंडारण अंगूठी से उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का एक ढेर निकाला, जो चकाचौंध भरी रोशनी से चमक रहा था। हर गिरते हुए स्पिरिट स्टोन के साथ लिंग तियान का दिल जकड़ गया। अंतिम क्षण तक आत्मा का पत्थर सरनी के मूल में समाहित था। फिर लिंग तियान ने अपनी उंगली के सिरे को काटा, अपने खून का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में किया और ग्रामीण के नोट्स में सरनी पैटर्न के संशोधन का सावधानीपूर्वक पालन करते हुए टेलीपोर्टेशन सरनी के 3 प्रमुख नोड्स पर रन को फिर से बनाया। जब आखिरी प्रहार समाप्त हुआ तो लिंग तियान लगभग पूरी तरह थक चुका था। आखिरकार वह अभी नींव स्थापना चरण के चरम पर ही था। हालांकि अगर उसके साथी ग्रामीण द्वारा दी गई पांडुलिपि न होती, तो भले ही वह गोल्डन कोर चरण के चरम पर होता, वह एकीकरण क्षेत्र के गठन को बदलने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा यह एक टेलीपोर्टेशन एरे है। हौंकते हुए लिंग तियान को अचानक भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। पहले धुंधला दिख रहा टेलीपोर्टेशन एरे अचानक तेजी से चमक उठा और प्रकाश की एक किरण आकाश में फैल गई, जिससे लगभग पूरा भूमिगत हॉल रोशन हो गया। उन्हें पता था कि यह कारगर साबित हुआ है। अलविदा मेरी संपत्ति। लिंग तियान ने उस जगह पर आखिरी नजर डाली जिसने उसे अमीर बनाया और लगभग दिवालिया कर दिया था। वानकई को आत्मा राक्षस की थैली में डालने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और भारी मन से उसमें कूद गया। वूश, लिंग तियान की आकृति पल भर में गायब हो गई। ... मतली और चक्कर आने के बाद खटखटाहट। लिंग तियान को ऐसा लगा जैसे उसे आसमान से एक बोरी में फेंक दिया गया हो और फिर एक सख्त लकड़ी के तख्ते पर जोर से पटक दिया गया हो। वह दर्द से कराह उठा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटकर बिखरने वाली हों। यह क्या है? अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह बेहोश हो गई। जिस जगह लिंग तियान अभी है, वह एक विशाल कमरा है जो पसीने और पैरों की गंध से भरा हुआ है। खिड़की से आ रही हल्की रोशनी में कमरे में एक लंबा साझा बिस्तर दिखाई दे रहा था, जिस पर दर्जनों हटे कट्टे आदमी बेतरतीब ढंग से लेटे हुए थे। खर्राटे की आवाज गरज की तरह तेज और धीमी हो रही थी। ... उठो उठो तुम सब। सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका है। भोर होते ही एक तेज चीख ने लिंग तियान को जगा दिया। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने ग्रे रंग की स्टीवर्ड की वर्दी पहनी हुई थी और हाथ में चाबुक लिए हुए था, दरवाजे पर खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था। सामूहिक चारपाई पर लेटे हुए हटे कट्टे आदमी एक एक करके नींद से उठ खड़े हुए। लिंग तियान भी भीड़ में घुल मिल गया और सिर झुकाए खड़ा हो गया, मानो उसे पता ही न हो कि वह कौन है या कहाँ है। सब लोग जल्दी करो, आज ही अपने पहचान पत्र जारी करवाएं। एक बार आपको अपने पत्र मिल गए तो आप
खांसी, शांगगुआन परिवार के गौरवशाली सेवक बन जाएंगे। प्रबंधक ने अपना चाबुक लहराया और सबको भीड़ों की तरह आंगन में धकेल दिया। शांगगुआन परिवार, उन 3 शब्दों को सुनकर लिंग तियान का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है? क्या उस ग्रामीण द्वारा दिए गए टेलीपोर्टेशन एरे ने वास्तव में उसे सीधे शांगगुआन परिवार के क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे गांव के एक साथी का शांगगुआन परिवार से सचमुच कोई संबंध हो? बाहर निकलने पर उनकी अपनी टीम के अलावा दूसरी तरफ महिला साधकों की एक और टीम थी, जो भी वहां से भगा दी गई प्रतीत हो रही थी। पूरे प्रांगण में सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। लाइन में लग जाओ, सब लोग लाइन में लग जाओ। आंगन में पहले से ही एक मेज लगी हुई थी और पंजीकरण का प्रभारी एक लेखाकार एक स्टूल पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसके बगल में लकड़ी के पहचान पत्रों का एक ढेर पड़ा था। लिंग तियान समूह के बीचों बीच आ गया। वह न तो लंबा था, न छोटा, न मोटा, न पतला, और अपने फटे पुराने कपड़ों में वह अपने आसपास के गरीब घुमंतु साधकों से बिल्कुल अलग नहीं दिखता था। चेन मुयांग, क्यूई शोधन स्तर 9, स्पिरिट प्लांट मास्टर, ग्रेड सी हर्ब गार्डन। वु नियांचू, क्यूई शोधन स्तर 6, विविध सेवक, स्वरबाड़ा संख्या 3। जैसे जैसे एक एक करके नाम पुकारे जाते गए, पहचान पत्र बांटे जाते गए, लिंग तियान को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह एक गैर पंजीकृत निवासी है। उसका नाम निश्चित रूप से रजिस्टर में नहीं है। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? क्या हमें सीधे निकल जाना चाहिए? जैसे ही वह कोई कदम उठाने के बारे में हिचकिचा रहा था, तभी उसकी बारी आ गई। अगला, लेखाकार ने ऊपर देखा तक नहीं। लिंग तियान ने खुद को दृढ़ किया और आगे बढ़ा, इससे पहले कि वह अपने लिए कोई नाम सोच पाता। लेखाकार ने अचानक अपने बगल में खड़े प्रबंधक पर खांसा, उसे आंख मारी और धीमी आवाज में कहा, लोगों का ये समूह, क्या इसमें 8 लोग नहीं होने चाहिए थे? एक अतिरिक्त क्यों है? 9। पर्यवेक्षक चौंक गया। उसने हाजिरी पर नजर डाली, फिर बचे हुए लोगों को गिना। यहाँ निश्चित रूप से 8 लोग हैं। आखिर चल क्या रहा है? क्या हमने आपको केवल 8 ऐसे लोग देने पर सहमति नहीं जताई थी जो पैसे खर्च करते हैं? कर्मचारी के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी जब वह लेखाकार के कान के पास झुककर फुसफुसाया, मुझे भी नहीं पता, उन्होंने वहां 8 कहा था। हमने पैसा तो ले ही लिया है, इसलिए इसे भूल जाए। वैसे भी वे सभी दूरदराज के औषधीय जड़ी बूटी के बागानों में कड़ी मेहनत करने वाले हैं, एक और के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल रात जब मैं लोगों को लेकर आया तो बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी गिनती ठीक से नहीं की। तू लेखाकार ने असहाय दिखते हुए प्रबंधक की ओर इशारा किया और कहा, ठीक है, हम इन्हें केवल दूरस्थ औषधीय उद्यानों में ही भेज सकते हैं। अगर हम कुछ और भेज देंगे तो कोई जांच नहीं करेगा। पहले टैग जारी करो। बोलते बोलते उसने लापरवाही से मेज के नीचे से एक खाली साइन बोर्ड निकाला और उस पर एक अज्ञात चिन्ह उकेर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? लिंग तियान ने सहज भाव से उत्तर दिया, लिंग फैंग। लिंग फैंग। किसी कारणवश लेखाकार ने अनजाने में उस स्टूल की ओर देखा जिस पर वह बैठा था और कांप उठा। उसने अपने कपड़े कसे और जल्दी से लिंग फैंग का नाम लिख लिया। ये लीजिए, ग्रेड बी औषधीय जड़ी बूटी उद्यान में रिपोर्ट कीजिए। लिंग तियान ने इशारा समझा और पूरी तरह से अचंभित दिखाई दिया। बस इतना ही। उसने मैनेजर की ओर देखा, जो उसे आंख मार रहा था, स्पष्ट रूप से उसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति समझ रहा था। धन्यवाद, स्टीवर्ड। धन्यवाद, महोदय। लिंग तियान को और किसी बात की परवाह नहीं थी और उसने अत्यंत कृतज्ञता का भाव दिखाते हुए सिर झुकाकर विनम्रता से अभिवादन किया। साइन लेने के बाद लिंग तियान लकड़ी के एक गट्ठे की तरह भीड़ में वापस चला गया। अब जब सभी को उनके बैज मिल गए हैं, तो वे अब शांगगुआन परिवार के सदस्य हैं। कर्मचारी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था, उसका चेहरा गंभीर था। हमारा शांगगुआन परिवार तियानिक शहर के शीर्ष परिवारों में से एक है। अपने परिवार के लिए काम कर पाना एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे आपने कई जन्मों में अर्जित किया है। आप सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। जो कोई भी काम चोरी करने या अमृत चुराने की हिम्मत करेगा, अपनी जान का ख्याल रखना। लिंग तियान नीचे खड़ा था, बाहरी तौर पर सम्मानजनक भाव दिखा रहा था, लेकिन मन ही मन वह तेजी से गणना कर रहा था। शांगगुआन परिवार, ऐसा लगता है कि यह शांगगुआन वान एर का परिवार है। क्या इस ग्रामीण का टेलीपोर्टेशन तंत्र वास्तव में उसे शांगगुआन परिवार के पिछवाड़े में टेलीपोर्ट कर देता है? ये दिलचस्प है। वह मूल रूप से तियानिक शहर में चुपके से प्रवेश करने और अपनी पहचान छिपाने के बारे में सोच रहा था। अब हालात काफी बेहतर हैं। न केवल मेरी पहचान का मामला सुलझ गया है, बल्कि मैं शांगगुआन परिवार की नाक के ठीक नीचे भी हूँ। इसे ही तो कहते हैं, सबसे अंधेरी जगह दीपक के नीचे होती है। शांगगुआन वान एर ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होगी। वह शायद इस समय ओयांग परिवार से हिसाब बराबर करने के लिए पूरी दुनिया में खोजबीन करने में व्यस्त है, इसलिए उसके पास इस बात की परवाह करने का समय नहीं है कि कोई उसके घर के पिछवाड़े में खेती कर रहा है। चूंकि हम यहाँ हैं, तो चलिए इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। लिंग तियान ने मन ही मन सोचा, खैर, इस अंतरिक्ष में औषधि को परिपक्व होने में समय लगेगा और मेरी साधना को भी स्थिर होने की जरूरत है। बाहर छिपने के बजाय यहीं रहना और शांतिपूर्ण जीवन जीना बेहतर है। वैसे हम संतुलित पंच तत्वों की भूमि के बारे में भी पूछताछ कर सकते हैं। ये बात समझ आने पर लिंग तियान तुरंत निश्चिंत हो गया। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों को कसकर पकड़ा और अज्ञात औषधीय उद्यान की ओर समूह के पीछे पीछे चल दिया। आज से वह शांगगुआन परिवार के गौरवशाली आध्यात्मिक पादप गुरु हैं, लिंग फैंग। क्या ये विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें।
आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। च 171/29%। च 171/29%। डिस्प्ले स्पीच सेटिंग्स में पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डीएमसी कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.13.3